मेरे प्रिय मित्रों, आइए 27 नवंबर 2020 भूमंच ज्योतिष पाठशाला स्वाध्याय दिवस 76वां, मनोविज्ञान का दूसरा दिवस, संगणक प्रौद्योगिकी सूचना संचार प्रौद्योगिकी का 35वां दिवस में आइए प्रवेश करें। हम जानते हैं पाठशाला के 2 भाग, पहला भाग पाठ्यचर्या, दूसरा पाठ्यक्रम। सूर्योदय आज 1 मिनट पहले, कल 6:45 में, आज 6:46 में, 1 मिनट बाद में। अस्त 17:14 में अस्त होगा। वो जो कल हो रहा था वो उतने ही समय में, ठीक समय में अस्त हो जाएगा, लेकिन उदय थोड़ा देर में, 1 मिनट का अंतर कल और आज की सूर्योदय की उसमें। आइए हम भी प्रवेश करें। 6:45 से 7:45, 7:45 से 8:45, 8:45 यानी कि 2 घंटा 10 मिनट, यानी कि 2:10 हो चुके हैं। सूर्यदेव को बधारे हुए स्थानीय समय के हिसाब से हम, ये स्थानीय समय है, इसको ही लोकल टाइम कहते हैं। 2:10, ये 2 घंटे जो हो चुके हैं, यही क्या है, स्थानीय समय है। आइए हम भी प्रवेश करें और दैनिक जो हमारे दिनचर्या, डेली रूटीन से के अंतर्गत जो कार्यक्रम आते हैं, दैनिक कार्य, दिनचर्या जिसको हम कहते हैं, डेली रूटीन से कहते हैं, उसके अंदर जो पहला मुख्य जो कार्य है वह है स्वाध्याय। आइए स्वाध्याय में प्रवेश करें। आज हम यहाँ पर पाठशाला के पहले भाग में हम सूचना संचार प्रौद्योगिकी ICTC के अंतर्गत हम जो मुख्य प्रकरण होगा, जो टॉपिक जो है, मेन टॉपिक, मोर पेंट फीचर। मोर मतलब बहुत ज्यादा, पेंट मतलब होता है रंग, और फीचर मतलब होता है इसके बारे में अधिक जानना, नोइंग। तो मोर पेंट नोइंग या मोर पेंट फीचर्स, उसके बारे में अधिक हम और जानेंगे। थोड़ा बहुत हमने समझा था, लेकिन आज पुनः हम समझ रहे हैं। इससे पहले हमने अध्याय में, 7वें अध्याय में हमने समझा था विंडोज XP में कैसे पेंट का हम प्रयोग करते हैं, ये हमने समझा था 7वें अध्याय में। 8वें अध्याय में हुई जो इस बीच में सीक्वेंस हमने बीच में विराम दिया था, उसी सीक्वेंस को फिर आगे बढ़ा रहे हैं। 8वें अध्याय में जो पुस्तक था उसके माध्यम से हमने उसी क्रम में बीच में थोड़ा हमने यहाँ पर इंटरनेट को लेने का प्रयास किया था, उसको हमने लिया, तो उसमें कुछ बातें और हैं, उसको बाद में समझेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये बातें ले लेते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या बात करनी है, उसमें हमें विचार करना होगा। कौन से तथ्यों पर हमें बात करनी है, कौन से टर्म्स पर हमें बात करना है, कौन से एलिमेंट पर हमें बात करना है, उस पर थोड़ा यहाँ पर बात करेंगे। जो अनिवार्य है जानना, उस पर बात करेंगे। तो आज हम केवल मोर रंग के बारे में समझ रहे हैं, जो महत्वपूर्ण बात होगा वहां पर कर लेंगे। इसमें क्या है, 5 चरण। पहला चरण में ड्राइंग शेप्स को हम, ड्राइंग में ना होता है खींचना, यानी कि आकार देना। अब आकार देंगे, क्या आकार देंगे, कुछ न कुछ तो आकार, कुछ तो बनेगी आकृति, कुछ कुछ शेप बनेगा, यानी कि आकार बनेगा। वही हमें ड्राइंग करना होता है, शेप, उसकी आकृति कैसे, ड्राइंग का शेप जैसे बनता है, उसकी आकृति कैसे बनानी, वो हम पहले चरण में। दूसरे चरण में ड्राइंग एक लाइन, हमें सीधी रेखा। अब ड्राइंग हम करेंगे, आकार बनेगा, वो आकार कुछ भी बनेगा, हो सकता है वो आकार वो लाइन बने, हो सकता है वो आकार इलिप्स बन जाए, सर्कल बन जाए, इलिप्स बना अंडाकार बन जाए, वो जो आप शेप बना रहे हैं, जो हमने खींचा, जो भी लाइन हम खींच रहे हैं, जो भी हम ड्राइंग आकार जो बना रहे हैं, जो खींच रहे हैं, हो सकता है वो क्या बन जाए, लाइन बन जाए, रेखा बन जाए, हो सकता है वो इलिप्स बन जाए, अंडाकार बन जाए वो आकृति जो हमने खींचा है, हो सकता है वो वृत्ताकार बन जाए, सर्कल बन जाए, अंडाकार और वृत्ताकार सर्कल बन जाए, हो सकता है वो आयताकार रेक्टेंगल बन जाए, हो सकता है वो वर्गाकार स्क्वायर बन जाए,
हो सकता है वो बहुभुज बन जाए, पॉलीगन बन जाए, कुछ न कुछ तो बनेगा। अब ये शेप है, हम कह रहे हैं कि जो ऐसा जो एक वर्तुल होता है उसको हम उसको क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। जो कुछ इस टाइप का होगा, अंडा जैसे होगा उसको हम अंडाकार कह देंगे। हमने कुछ शेप जो दिया उसका हमने कुछ नाम दे दिया है। जिसके क्या हो, आमने सामने की भुजा बराबर, उसको हम आयताकार कहेंगे, रेक्टेंगल कह देंगे। जिसके आमने सामने लंबाई चौड़ाई जिसकी बराबर, उसको वर्गाकार, स्क्वायर बोल देंगे। कुछ न कुछ हमने नाम दे दिया है उसके नेचर के, उसके कला, उसके जो उसकी प्रकृति उसके हिसाब से। तो हम जब वर्गाकार कह रहे हैं, जो मतलब कोई लाइन हमने खींची, ऊपर की लाइन खींची, नीचे की लाइन खींची, दाएं बाएं की हमने लाइन खींची, तो ये लाइन भी हमने जो खींची है, यानी कि जैसे ये समझ लें कि जो पट्ट है यहाँ पर, श्वेत पट्ट जो दिया हुआ है, ये क्या है, यहाँ पर की इसकी जो रेखा है, ये कितने रेखा से मिलकर बना हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए, कोई प्रश्न पूछा जाए कि जो श्वेत पट्ट है ये कितने लाइन से बनकर बना हुआ है, 2 लाइन से मिलकर बना हुआ है। एक क्या है, मतलब 2 एक्सिस से मिलकर बना हुआ है, एक्सिस से मिलकर 2 अक्षों से मिलकर बना हुआ है। एक एक्सिस क्या है, ये है, और एक एक्सिस ये है, ये 2 अक्षों से मिलकर ये बना हुआ है। तो ये अक्ष, ये जो अक्ष है, ये जो एक्सेज है और ये जो एक्सेज है, इन 2 एक्सेज में ये जो दोनों लाइन है, क्या दोनों बराबर हैं? अगर दोनों बराबर होंगी तो कुछ अलग नाम दे देंगे, अलग नामकरण कर देंगे उसका। अगर दोनों, अगर चारों की मतलब दोनों जो है, दोनों एक्सेस अगर बराबर होंगी तो उसका अलग नाम कर देंगे। लेकिन इसका नाम क्या करेंगे, आप सोचे जरा, क्या दोनों बराबर हैं? बराबर तो नहीं है। ये तो हमें भी समझ में आ रहा है, इतना तो हमको भी जानकारी दे दी है, इंफॉर्मेशन हमको भी है, हो जाती है, मिली जाती है। लेकिन फिर वो इंफॉर्मेशन रह जाती है, उसमें हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वहां पर हमें समझ के लिए हमें फिर क्वेश्चन करना पड़ता है, साइंस को देने वाले वहां पर क्या कैसे है, कैसे कहते हैं कि ये उसकी रेक्टेंगल या वो चीज है, उस पर हम नहीं पहुंच पाते हैं। उस पर पहुंचना अनिवार्य होता है। लेकिन जानकारी हो जाती है, हाँ जानकारी, हाँ यार ये ऐसा कहते इतना हमने सुन लिया है। उस सुनने के बाद फिर क्या करना है, उसको हमें अपनी समझ बनाना है कि यार कैसे कह दिया होगा, किस आधार पर इसका नाम यही रखा, क्या कारण, क्या इसकी वैज्ञानिकता, क्या इसके पीछे क्या है, ऑथेंटिक प्रमाणिकता है, उस पर विचार करना चाहिए। तो हमने कहा कि इसकी क्या है, आमने सामने की भुजा तो बराबर हैं, लेकिन 2 एक्सेस से मिलकर बना है, 2 एक्सेस से मिलकर बना हुआ है श्वेत पट्ट, व्हाइट जो बोर्ड है, ये 2 एक्सेस से बना हुआ है, एक्सेस से मिला है। तो इसकी ये जो रेखा है, ये क्या है, बड़ी है। ये जो लाइन है, ये जो अक्ष है, ये क्या है, बड़ी है, और ये क्या है, छोटी है। अब इसकी इन 2 अक्ष की माध्यम से, एक एक्सेस ये है, एक एक्सेस ये है। अब इन दोनों की ही पुनरावृत्ति करने से क्या बन जाता है, पूरा क्या बन जाता है, पट बन जाता है। पूरा क्या बन जाता है, पट बन जाता है। जैसे हम कहें कि जो ये कपड़ा है, ये कपड़ा कैसे बना, कैसे बना है, और बाद में फिर इस कपड़े की कैसे शेप बन चुका है। लेकिन बना क्या, अगर थोड़ा उसको देखेंगे तो रेसे कुछ मिलेंगे, कुछ लाइनें मिलेंगी हमको। उन लाइनों को जोड़ 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 बुनकर, उसकी बुनना कहते हैं। बुना तो एक कपड़ा पूरा बन जाता है। तो ऐसे ये भी बना है। तो ये और ये में लंबाई में क्या है, इन दोनों में अंतर है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका जो आकार बनेगा इसको हम क्या कह देंगे, आयताकार कहेंगे, रेक्टेंगल कहेंगे। तो ये श्वेत पट्ट जो एक रेक्टेंगल है, एक आयताकार है। क्यों? क्योंकि इसकी जो भुजा है, 2 एक्सेस है, दोनों भिन्न, दोनों की लंबाई क्या है, समान नहीं है, असमान है। इसकी लंबाई बड़ी होगी और इसकी बड़ी होगी। आप खुद देख लें, प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक करें, एक्सपेरिमेंट करें। ये रहा एक, ये रहा 2-2.5 से करीब ऊपर है, और ये रहा एक और 1.5 से भी कम है। वो 1.5 से ज्यादा है, ये 1.5 से कम है। तो इसलिए बस समझ में आ गया कि ये क्या है, आयताकार है, रेक्टेंगल है। तो ऐसे ही जब हम ड्राइंग करेंगे, खींचेंगे, अब हम कहां खींचेंगे, ये कहां खींच सकते हैं? पहले हम, हाँ बात कॉपी होगी, कापी होगी, उस पर खींच सकते हैं। या श्वेत पट्ट है, यहां पर भी हम कुछ खींच सकते हैं। जैसे हमने क्या है, जैसे हमने टॉपिक में लिखा है, जो टॉपिक शब्द है यहाँ पर आंग्ल भाषा में, यहाँ पर हमने जो टॉपिक लिखा है, टी जो लिखा है, ये भी तो हमने शेप दिया, ये भी तो हमने कुछ आकार कुछ खींचा है। और यहाँ पर जो ओ है, ओ को भी हमने क्या बना दिया, एक आकार दिया है। तो ये ओ क्या है, एक हमने ड्राइंग खींचा तो सही, कुछ न कुछ सीखा, खींचा हमने। तो यहाँ पर टॉपिक में टी हमने क्या करा, खींचा, कुछ ड्राइंग करा हमने।
शब्दों की हमने ड्राइंग की है, वर्ड की हमने ड्राइंग की है, उसको हमने खींचा। अब ऐसे ही हो सकता है किसी वस्तु जैसे होता है कि छड़ी की या कुर्सी की या मेज की या अन्य और चीज की हम क्या कहते हैं आकृति खींच सकते हैं। हम यहाँ पर हमने अक्षरों की खींची है, वर्ड की खींची है, शब्दों की खींची है, उनका खींचा है हमने। आगे फिर अगर धीरे धीरे किसका चित्र आएगा तो उसके चित्र हम खींचेंगे, किसी हम डॉग का, कैट का, मतलब कुत्ते का खींच सकता है, बिल्ली का खींच सकते हैं, चिड़िया का खींच सकते हैं। वो ड्राइंग में आता है खींचना। अब उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें कला की, इनकी आर्ट की आवश्यकता होती है जी। कलाकार उसे ऐसे ही नहीं कहते, उसके लिए हमें खाना पर क्या होना चाहिए, कला होनी चाहिए, उसके माध्यम से हम खींच सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही हम कॉपी में तो हमें पहले तो हमें निपुण, हमें जो हमारे पास वर्तमान में जो स्थिति हमारे पास है उसमें, फिर धीरे धीरे क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे जाएगी तो फिर हमें कंप्यूटर में, संगणक में, टेक्नोलॉजी में जो है कंप्यूटर है वहां पर हमें खींचना आना चाहिए। मुख्य विषय तो हमारा क्योंकि सूचना संचार प्रौद्योगिकी है, वहीं पर हमारा मुख्य विषय वहां पर हमें खींचना है। लेकिन पहले हम वहां पर क्या जो है खींचेंगे उसके लिए हमें पहले अभ्यास हमें कॉपी में करना है। कुछ समय अभी तो कॉपी का प्रचलन है ही, हालांकि बाद में फिर इसको भूल जाएंगे, वो आगे गायब हो जाएंगे, अलग बात है, वो फिर लुप्त हो जाएंगे, अलग बात है। लेकिन फिर अभी तो है ना, अभी है तो पहले हम काफी में खींचे, नोटबुक में जहां पर हम दर्ज कर रहे हैं वहां पर खींचे, या कहीं पर श्वेत पट्टों को कहीं मिल जा रहा वहां पर करें। फिर जब यहाँ पर निपुण हो जाएंगे तो धीरे धीरे फिर टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे तो वहां फिर हम खींचेंगे, क्योंकि वहां पर भी तो हमें वही करना है जो हम कॉपी में खींचेंगे, ऐसे ही हमें वहां पर करना है। अब उसके करने के लिए हमारा यहाँ पर हमें तो पेंसिल होती है, रबड़ होता है, ये चीज होती है, वहां पर थोड़ा हमें बटन का हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि यार ये बटन से इससे ऐसा घुमाना, तो ये वाला बटन को ध्यान रखना पड़ेगा, ये वाला जो बटन, ये वाला जो विकल्प है इस पर मेरे को चुनना पड़ेगा। अच्छा ये अगर मेरे को ऐसा बना, ऐसे घुमाना है इसको, उसकी आकृति मैंने कुर्सी की है तो कुर्सी का अगर पैर ऐसे बनाना, ऐसे खींचना, तो वहां पर मेरे को वो बटन ध्यान रखना पड़ेगा, वो ख्याल में रखना पड़ेगा, तब जाके मैं ड्राइंग कर पाऊंगा, तब जाके उसको मैं खींच पाऊंगा। ये चीज में ध्यान रखना पड़ेगा। फिर बाद जो खींच लेंगे उसके बाद उसमें रंग करेंगे, कलर करेंगे, रंग भरेंगे इसको। तो मुख्य प्रकरण जो मेन टॉपिक हो गया और रंग के बारे में अधिक हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब रंग को जानेंगे कैसे, रंग को जानने के लिए पहले उसको आकृति, और आकृति के जब आकृति बनाएंगे फिर उसको हम क्या करेंगे, रंग भरेंगे, उसमें कलर करेंगे, उसको पेंट करेंगे। तो उससे पहले हमें जो हम रंग को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आकृति अर्थात आर्ट को, अर्थात ड्रॉइंग को हमें समझना होगा। और ड्रॉइंग बनी हुई अगर बनी ड्रॉइंग है तो उसमें फिर रंग भरेंगे। रंग भरना दूसरी बात है, उससे पहले हमारे पास कुछ किस में रंग भरेंगे भाई, किस में भरोगे रंग, तो उसको पहले रंग बनाने के लिए हमें कुछ ड्राइंग करनी पड़ेगी, कुछ खींचना पड़ेगा, कुछ सेम आकृति होंगी। फिर आकृति को जैसे आपने सर्कल बना दिया, सर्कल को लाल बनाना होगा, काला बनाना होगा, पीला बनाना होगा, नीला बनाना होगा, भूरा बनाना होगा, जो भी बनाना होगा वो रंग बात की बात है। लेकिन पहले होना तो सीखो, किसमें करोगे रंग, किसमें करोगे पेंट। भाई पुताई करनी है, कहाँ करोगे, दीवार में तो करोगे ना, दीवार होनी चाहिए। तो ऐसे यहाँ पर भी है, कुछ आकृति होनी चाहिए। तो उससे पहले आकृति बनाना आना चाहिए, फिर रंग के बारे में कहाँ पर अब यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी पे तो कलर का, अब रंग कहाँ पर रखा हुआ कंप्यूटर में, जो रंग कहाँ कौन से वहां पर बटन में जाएगा, वहां कैसे जाएंगे, अच्छा यहाँ पर उसका रंग यहाँ रखा है, अच्छा ये चीज हमें कुछ ध्यान रखनी होगी, तब जाके इसको हम पेंट कर पाएंगे, उसकी पुताई हम कर पाएंगे आकृति की। तो मुख्य प्रकरण हमारा पहले में ड्राइंग शेप, मतलब आकृति कैसे बनाना, ये बात करेंगे, इसको सीखने का प्रयास करेंगे। दूसरे चरण में ड्राइंग लाइन, रेखा खींचना। उसके बाद इलिप्स से अंडाकार बनेगा, सर्कल बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे वो समझेंगे। उसके बाद चौथे चरण में रेक्टेंगल कैसे बनता है आकार, उसको, और वर्गाकार कैसे बनेगा उसको समझेंगे। उसके बाद ड्राइंग ए पॉलीगन मतलब होता है बहुभुज, कैसे बनाएंगे। 5 चरणों में हम समझने का अभ्यास करेंगे, आकृति को, शेप को कैसे बनाते। एक शब्द आपने सुना यहाँ पर आकार कहा, आकार और निराकार दो बातें होती है। आकार मतलब ये समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पर प्रकृति के तल पर, यानी कि बाह्य जगत के बारे में समझ रहे हैं। लेकिन आकृति को, कला को बनाते बनाते हम इतने निपुण हो जाए कि हम निराकार में भी प्रवेश हो जाए। हमारा आकार में कुछ समझते हुए मुख्य बात क्या है, मेन मुख्य जो विषय होता है वो होता है निराकार में पहुंचना, जहां पर कोई आकार ही नहीं, जिसका आकार ही नहीं बन सकता है। अब देखो यहाँ पर मान्यता दी गई है कि अगर कोई देखा ऐसे जाएगी तो उसको हम सर्किल, उसको वृत्त बोलेंगे। ये भी क्या है, किसी के हिसाब से कहा दिया गया है, लेकिन एक शब्दों में कहा है। लेकिन जब हम ऐसी जगह जाएंगे, मतलब ऐसा अनुभव करेंगे जहां पर कुछ आकार जैसा ही नहीं बनना होगा, वहां पर हम कहेंगे नो आकार, जैसे नो हमें वृत्त जैसा दिखेगा, नो हमें सर्कल जैसा दिखेगा, मतलब वृत्त मतलब हो गया सर्कल, अर्थात नहीं हमको इलिप्स दिखेगा, अंडाकार दिखेगा, नहीं स्क्वायर दिखेगा, नहीं वर्ग दिखेगा, नहीं क्या दिखेगा, वो रेक्टेंगल दिखेगा, आयताकार। तो वो निराकार की स्थिति में पहुंचना होता है। तो मुख्य हमारा
खेल तो यहाँ पर रहेगा, लेकिन मुख्य बात हमारा क्या है वहां पर है। चलिए फिर आइए समझे पेंट के बारे में। आकृति बनाना, ड्राइंग शेप्स बनाना, चित्रों को पेंसिल और ब्रश की सहायता से हम बनाने का प्रयास करते हैं, खींचते हैं। किस उसके लिए हमें क्या आवश्यकता होती है? अगर हम कॉपी में बनाएं तो उसके लिए हमें पेंसिल और ब्रश की आवश्यकता होती है, चाहे वो हम कंप्यूटर में संगणक में बनाएं या फिर हम कॉपी में बनाएं, यानी कि जो हमारे पास कॉपी होती है उस पर बनाएं। तो वहां पर हमें पेंसिल और ब्रश की आवश्यकता होती है। पेंट अर्थात रंग चित्र बनाने के लिए कुछ और अधिक टूल्स उपलब्ध होते हैं। अब थोड़ा हम क्योंकि कंप्यूटर में बात करें वहां पर टूल्स होते हैं। अब आप पढ़ेंगे, हम समझने का प्रयास करें कि विभिन्न प्रकार के आकृतियां किस प्रकार से बनाई जाएंगी, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। रेखा हम कैसा, अब पहले बना रहे रेखा खींचना। हमने कहा जैसे रेक्टेंगल बना है, रेक्टेंगल बनने के लिए हमें क्या बना है, एक हमें रेखा खींचनी पड़ेगी, एक हमें एक्स एक्सिस में खींचनी पड़ेगी, एक हमें वाई एक्सिस में खींचनी पड़ेगी। तब जाके इसको फिर दोनों को मिलाएंगे, फिर दोनों को अदला बदली करेंगे तो फिर आयताकार बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो रेखा कैसे खींचना होता है, उसके लिए हमें रेखा खींचने के लिए हमें लाइन टूल पर, इसको ऐसे तिरछी ऐसे लाइन होती है, वो लाइन टूल, उसको लाइन टूल कहते हैं, का प्रयोग हमें करना पड़ता है। रेखा टूल की सहायता से आप विभिन्न प्रकार की ज्यामिति आकार बना सकते हैं। जैसे हम समकोण बना सकते हैं। रेखा खींचने के लिए टूल बॉक्स में लाइन पर हमें क्लिक, रेखा पर हमें क्लिक करना होता है। पॉइंटर की सहायता से खींचना होता है, पॉइंटर वहां पर होता है, उसकी सहायता से हमें खींचना होता है उसको। अगला आता है वृत्ताकार और अंडाकार आकृति को बनाना। कैसे बनेगी वृत्ताकार, कैसे बनेगा अंडाकार, उसको समझे। इलिप्स और सर्किल। इलिप्स टूल की सहायता से आप अंडाकार एवं वृत्ताकार आकृति बना सकते हैं। जैसे इस टूल की सहायता से आप ज्यामिति आकार जैसे कि अर्धगोला बना सकते हैं। परवलय बनाने के लिए टूल बॉक्स में इलिप्स पर क्लिक कीजिए, वहां पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। तब माउस पॉइंटर को ड्रैग पर परवलय बनाइए। उदाहरण के लिए बताया कि एक अर्धगोला बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, टूल बॉक्स में इलिप्स टूल पर क्लिक करना होगा। अब शिफ्ट बटन को दबाकर माउस पॉइंटर को किसी विकर्ण की दिशा में खींचना है हमें। अब देखो यहाँ पर थोड़ा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिद्धांतिक बात हम कर रहे हैं, इसको व्यवहार में नहीं ला रहे। अभी आज हम साइकोलॉजी में समझने का प्रयास करेंगे। साइकोलॉजी में भी हम आज बात यहाँ करेंगे। यहाँ पर दो बात रहेंगी, दो सिद्धांतों पर बात करेंगे। एक इसकी शाखा पर जब ब्रांच की बात करेंगे तो वहां पर दो आते हैं बात, एक आता है सिद्धांत, एक आता है व्यवहार। तो अभी हम सिद्धांत मतलब केवल हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रैक्टिकल व्यवहार में नहीं कर रहे। व्यवहार मतलब यहाँ पर जब इसकी बात कर रहे थे वहां पर क्या होना चाहिए, संगणक होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, जो कह रहा है वो हमें करना चाहिए। ये होता है व्यवहार में, इनके आचरण में। और सिद्धांत हमारा होता है केवल चर्चा करना, बात करना। जैसे मतलब क्या होता है कि खाना बनाना, मतलब खाने की बात करना, मतलब खाना बना रहे हैं, ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, बात कर रहे हैं। और एक होता है खाना बनाने में मतलब जो कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, आटा गूंदना शुरू कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो प्रैक्टिकल वो होता है। वो प्रैक्टिकल अभी नहीं कर रहे हैं, इसको करेंगे सेकंड राउंड में करेंगे, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर फाइनल तो चल रहा है, जब सेमीफाइनल मैच होगा वहां पर इसको लेने का प्रयास हम करेंगे। सेमीफाइनल भी नहीं होगा फिर हम क्वार्टर टू फाइनल में तो करेंगे ही करेंगे, ये हमें ख्याल रखना है। लेकिन अब हमें क्या करना है, उसको थोड़ा हमें सिलेक्टेड करना पड़ेगा, उसको चुनना पड़ेगा, उसको चुनाव करना पड़ेगा, इलेक्शन करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा। कि हो सकता है कोई बात हमें समझ में आती हो, वो हमारे लिए आवश्यकता न हो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है उसके लिए हमें वहाँ पर सिलेक्ट चुनाव करना पड़ेगा। उस पर हम फिर बात करेंगे, उस पर फिर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे। अब थोड़ा हम केवल समझ रहे कि क्या जैसा होता होगा उसको समझ रहे हैं यहाँ पर, इसलिए हमसे पहले राउंड में फर्स्ट क्वार्टर फाइनल में केवल ले रहे हैं इसको, तो यहाँ पर हम भी प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। आप कह रहे हैं कि अगर अर्धगोला बनाना है तो पहले क्या करना, टूल बॉक्स में इलिप्स पर टूल पर हमें क्लिक करना होगा। अब शिफ्ट बटन को दबाकर माउस पॉइंटर को विकर्ण की दिशा में खींचना होता है। तीसरी बात आती है कि वृत्त का ऊपरी भाग को हमें मिटाना होता है। चौथा में टूल बॉक्स में इलिप्स टूल पर क्लिक हमें करना होता है। चित्र में दिखाए गए अर्धगोले के भीतर समतल भाग को माउस पॉइंटर की सहायता से खींचना होता है। यदि कोई अनावश्यक भाग हो तो उसे मिटाना होता है, यहाँ पर दिया हुआ है। इलिप्स टूल का प्रयोग करके आप शंकु या बेलन का आकार बना सकते हैं। बेलन या शंकु के किनारे बनाने के लिए आप लाइन टूल का प्रयोग कर सकते हैं। आयताकार और वर्गाकार आकृति बनाने के लिए क्या करना है उसकी बात करते हैं। तो ड्राइंग रेक्टेंगल और स्क्वायर, आप रेक्टेंगल टूल का प्रयोग करके आयत और वर्ग बना सकते हैं। आप इस टूल का प्रयोग ज्यामितीय आकार जैसे कि घन और घनाभ भी बना सकते हैं।
आयत बनाने के लिए टूल बॉक्स में रेक्टेंगल टूल पर हमें क्लिक करना होता है, तब माउस पॉइंटर को ड्रैग करके आकृति बनाना होता है। जैसे बताने का प्रयास करें, रेक्टेंगल टूल का प्रयोग करके घनाभ बनाने के लिए क्या करना होगा? पहली बात, आपको टूल बॉक्स में रेक्टेंगल टूल पर क्लिक करना होगा। दूसरी बात, माउस पॉइंटर दिशा को विकर्णों की दिशा में खींचना होगा। तीसरी बात, इसका पूरा इस प्रकार आप पूरा आयत पहले को ढकता हुआ बनाएंगे आप। चौथी बात, लाइन टूल का प्रयोग करके कोनों को मिलाना होगा, इस प्रकार घनाभ बन जाता है। थोड़ा गणित की यहाँ पर बात हो रही है, ज्यामिति की बात हो रही है, घन घनाभ हम पढ़ते हैं उसी की बात हो रही है। अच्छा, इसको बना तो रहे, लेकिन ये काम कहां पर आएगा? मतलब आगे फ्यूचर में कहां पर काम आएगा? घन घनाभ हम कहां बनाना पड़ेगा? गणित में अगर काम करना तो वहां पर घन घनाभ कहां पर ये हमें ये जो हम बना रहे हैं ये कहां पर काम आएगा? इस पर विचार करते हुए हमें उस चीज को अध्ययन करना है। लाइन टूल का प्रयोग करके कोनों को मिलाना है, इस प्रकार घना बन जाता है। हमें इन चरणों को ध्यान में रखकर हम क्या करें, घन भी बना सकते हैं। कुछ चरणों को ध्यान रखेंगे तो हम घन भी बना सकते हैं। अब घन घना क्या होता है, इसमें हम मैथमेटिक्स की क्लास जब होगी, वहां पर जब पाठशाला होगी, वहां पर समझेंगे कि ज्योतिष में तो समझना ही है, गणना तो करना होता है, लेकिन अब कितना वहां पर आता है वहां पर भी हमें सिलेक्टेड करना होगा, चुनना होगा कि ज्योतिष में किन किन विषयों पर, मतलब गणित का कौन से अंक गणित जो है वो तो हमारी आती है। अब ज्यामिति भी आती है, इस पर विचार हमें करना होगा। तो हो सकता है ज्यामिति अगर हमारा उसमें लगेगा तो उस पर यहाँ पर उसकी क्लास हम करेंगे। अगला आता है बहुभुज आकृति को बनाना, ड्राइंग एक पॉलीगन। असामान्य आकृति को बनाने के लिए पॉलीगन टूल का हम प्रयोग कर सकते हैं। ज्यामिति आकार जैसे कि हमने कहा पंचभुज कहा, षटभुज कहा, समलंब कहा, ये सब क्या है पॉलीगन टूल का प्रयोग करने के लिए हम बना सकते हैं। ये भी बना सकते हैं, पॉलीगन में आ जाते हैं। जिसमें बहु मतलब बहुत ज्यादा भुजा हो, बहुभुजा जिसकी मतलब एक भी नहीं, दो भी नहीं, दो से ज्यादा, दो भुजा तो हमारी भी, एक भुजा दो भुजा, जिसकी दो से ज्यादा है उसको बहुभुज कह देते हैं। समलंब बनाने के लिए क्या करना होगा, टूल बॉक्स में पॉलीगन टूल्स पर हमें क्लिक करना होगा। पॉइंटर को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हमें खींचना होगा, उससे दोनों बिंदुओं के बीच में एक लाइन आ जाती है, पहली बात। दूसरी में हमें क्या करना होगा, टूल बॉक्स में पॉलीगन टूल पर क्लिक करना होगा, पहली बात। दूसरी में पॉइंटर को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हमें खींचना होगा, ड्रॉ करना होगा, इससे दोनों बिंदुओं के बीच में एक लाइन आ जाती है। तीसरी बात, उस बिंदु पर हमें क्लिक करना है जहां पर सेकंड साइड समाप्त हो जाता है। इस प्रकार पहली लाइन के अंत में जहां पर आप क्लिक करते हैं दोनों के बीच रेखा खींच जाती है। तीसरी रेखा, चौथी बात, तीसरी रेखा के खत्म होने की तरफ क्लिक हमें करना होता है, इससे दूसरी रेखा के अंत बिंदु तथा क्लिक हुए बिंदु के बीच लाइन खींच जाती है। पांचवा, प्रारंभ बिंदु पर क्लिक कीजिए, इस प्रकार तीसरी लाइन के अंत बिंदु तथा प्रारंभ बिंदु के बीच लाइन खींच जाती है। इस प्रकार चित्र पूरा हो जाता है, आकार पूरा हो जाता है, शेप पूरा हो जाता है। पूरा समझ जो है इसमें करके दिखाया गया है। पहले में लाइन खींचे हुए दिखाया इसमें, दूसरे में यहाँ पर वृत्त को दिखाया गया है, यहाँ पर शंकु को यहाँ पर दिखाया है, यहाँ पर घन घन आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर बहुभुज के अंदर समलंब को दिखाया गया है। तो ये आकृति होती है, शेप होती है, इस पर हम बात करना चाहिए। तो पेंटे के बारे में अधिक जानने के लिए हमें क्या करना है, ये हम पेंट कर रहे हैं, हम कहां पर, जब हमें कुछ आकृति अगर बनानी होगी, कुछ हमें कला को बनाना होगा, ड्राइंग करना होगा, तो वहां पर काम आता है। अगर हम कंप्यूटर में कुछ करते हैं, जैसे कहां पर काम आ सकता है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। मतलब कहां पर, किस मतलब फ्यूचर में कहां पर काम आएगा इसका। कहां पर हो सकता है कि आप किसी को, अगर आप किसी के जन्मदिन में गिफ्ट करना चाहेंगे तो वहां पर आप पिक्चर के माध्यम से कुछ गिफ्ट कर सकते हैं, या आप अपना अनुभव को इस आकृति के माध्यम से आप समझा सकते हैं। जुड़ने की बातों से ही इसको आप साझा करें। हो सकता है कि आप आकृति कला के माध्यम से इतना समय उस आकृति के माध्यम से भी आप बता सकते हैं।
कुछ आप बताना चाहते हैं तो उसको आप आकृति के माध्यम से बता सकते हैं, कला के माध्यम से। मतलब ड्राइंग को खींचा आपने, उसे देखा तो आप कुछ दिखाना चाह सकते हैं, मतलब कुछ आप बताना चाह रहे हैं तो उसके माध्यम से आप बता सकते हैं। बाकी तो खैर विज्ञान के क्षेत्र में वहाँ पर काम आएगा, आगे रिसर्च में काम आता है, वहाँ पर इसका उपयोग होता है। लेकिन दैनिक कार्य में भी हम कर सकते हैं। दैनिक कार्य में हम किसी को अपना कुछ अनुभव है तो उसको भी इस आकृतियों के माध्यम से साझा कर सकते हैं। या उससे ऐसा कर सकते हैं कि यार हम ये आकृति हम बना सकते हैं, मतलब हम कुछ अपने आप में क्या कर रहे हैं, पहले मेरे को ये आकृति नहीं आती है, मेरे को ये आता है, मेरे को कुछ आता है मेरे को, ये भी हम कह सकते हैं। लोग कुछ परिवर्तन हम कर रहे हैं, पहले मेरे को ये नहीं आता था, मैं ये पहले नहीं बना पाता था, तो ये मेरे को आ गया, तो मतलब कुछ विकास के कुछ चरण में, विकास के चरण में, मतलब कुछ विकास के बारे में कुछ ख्याल है, मैं कुछ कर रहा हूँ इसका मतलब, इसलिए यहाँ पर काम आता है। तो आज तो इतनी ही बात करते हैं, कल के बारे में फिर आगे बढ़ेंगे इसमें, आकृति पेंट के बारे में फिर आगे इसमें आएगा कि मुड़ी आकृति कैसे बनाना है, इसको हम समझेंगे यहाँ पर। अब मुड़ी हुई आकृति बनाने के लिए क्या करना होगा, ये मुड़ी हुई आकृति बनाई हुई है, फिर हमने जितनी आकृति बनाई थी उसको पेंट करना है, फिर जाकर जो मुख्य विषय हम कह रहे हैं कि जो इस अध्याय का नाम है कि पेंट करना, पेंट के बारे में अधिक जाने, फिर उसको कैसे पुताई करनी, कैसे रंग भरना है उस आकृति में, वो यहाँ पर करके दिखाया गया है। चित्र का आकार बढ़ाना छोटा करना, कैसे ये चीज, कहते हैं जिस स्टाइल में टेक्स्ट दिखाई देता है उसके प्रकार को हम फॉन्ट कहते हैं। फॉन्ट जो है साइज टेक्स्ट में कैरेक्टर के आकार को प्रदर्शित करता है। रिपीट कमांड का प्रयोग अनडू कमांड द्वारा स्थगित किए गए कार्य को पुनः प्राप्त करने में होता है। पेंटू में अनडू कमांड के प्रयोग से आप अपने चित्र में हाल ही में किए गए बदलावों को आप समाप्त कर सकते हैं। चित्र का आकार कैसे बढ़ाना, ये चीज है। पेंट में आकृति के स्वरूप का स्थान कैसे बदलना, ये इसमें दिया है। मुड़ी आकृति, ड्राइंग ऑफ कर्व कैसे उसको बनाना है, ये बातें इस पर अध्याय में दी गई है। यही जिसके फीचर्स हैं हमने इस अध्याय में समझा। चलिए यहीं पर पाठशाला को पहले भाग को विराम देते हैं, पाठशाला के दूसरे भाग में आइए प्रवेश करें, वह है मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान को समझने की बात कर रहे थे। पहला दिन कल हमने मनोविज्ञान में प्रवेश किया, आज हम पहले दिन में प्रवेश करें, मतलब उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जो है उसके पहले दिन में जो पाठ्यक्रम दिया है उस पाठ्यक्रम में आइए प्रवेश करें हम। तो यहाँ पर क्या है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, उस पुस्तक का नाम जो है उसका नाम दिया है मनोविज्ञान की मूलभूत प्रक्रियाएं, और उसका जो कोड है उसको जो संक्षिप्त में जो बताते हैं वो उसका है PSY 101, उसका जो बताने का तरीका। तो ये रही पुस्तक, ये दी हुई है, इसमें आइए प्रवेश करें। इसमें कुछ हमें जानकारी लेनी है और इसको धारण करना है, फिर आगे अपने आप में परिवर्तन करना है, अंतर से भी और आचरण से भी। इसमें क्या है, हमने कहा 6 खंड हैं, 18 इकाइयां हैं। पहला खंड है मनोविज्ञान परिचय, इंट्रोडक्शन होना, साइकोलॉजी से क्या है हमें इंट्रोडक्शन होना है, परिचित होना है। इकाई पहली है परिभाषा क्या होगी, इसकी डेफिनेशन क्या है, लक्ष्य गोल क्या है, और शाखा की ब्रांचेस क्या है, इसको समझने का प्रयास हम पहली इकाई में करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या है कि मनोविज्ञान है, ये क्या है, मनो का विज्ञान है, मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है। लेकिन सबसे ज्यादा सबसे सर्वप्रथम जो साइकोलॉजी है वो क्या है, गीता है, श्रीमद् भगवत गीता है। आज से 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण अर्जुन के बीच में हुई है, संवाद हुआ है। उसको पहले कुछ लेते हैं, उसके कुछ पहले सूत्र को लेते हैं, उसको मनशास्त्र भी हम कहते हैं। अध्याय 1 के 21वें, 22वें और 23वें सूत्र को लेते हैं, 3 सूत्रों को लेंगे जहां पर अर्जुन प्रश्न पूछता है। और 21वां जो सूत्र है उसका पूर्वार्ध सूत्र जो है किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, संजय के द्वारा कहा गया है। उसके बाद जो उत्तरार्ध है वो अर्जुन के द्वारा कहा गया है। यानी कि जैसे 21वां सूत्र प्रारंभ होता है उसमें उससे पहले जो बात कर रहे थे संजय, धृतराष्ट्र पहला प्रश्न पूछ देते हैं, संजय बता रहे होते हैं, लेकिन उसके ठीक 21वां जब सूत्र आता है वहां पर उसके पूर्वार्ध में संजय बोलते हैं, उत्तरार्ध में अर्जुन बोलते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कृष्ण से, उस सूत्र में दिया है, जिसमें उसका जो पूर्वार्ध है उसको नहीं लिखा है, यहाँ पर उत्तरार्ध को लिखा है, क्योंकि महत्वपूर्ण यहाँ पर अर्जुन क्या पूछता है ये हमें जानना अनिवार्य है।
क्योंकि मुख्य विषय यहाँ पर क्या है, अर्जुन की ही वजह से क्या है ये पूरा शास्त्र 18 अध्याय शास्त्र सूत्र होते हैं। इसलिए मुख्य विषय जो अर्जुन क्या कहते हैं उस सूत्रों पर हमें बात करनी अनिवार्य है। तो पहले 21 सूत्र में इसका जो उत्तरार्ध है उस पर बात करते हैं। इसमें लिखा है कि सेनयोः उभयोः मध्ये रथम स्थापय में अच्युत, इसका सूत्र का है। अच्युत मतलब अ मैंने नहीं, जो च्युत मैंने जिससे चूक हो, जिससे गलती हो, जिससे गलती अ मैंने नहीं, जिससे गलती ही ना हो वो अच्युत, अर्थात कृष्ण को संकेत कर रहे हैं, कृष्ण से बात कर रहे हैं। हे अच्युत, हे कृष्ण, हे माधव, बहुत सारे नाम है कृष्ण के। तो अच्युत कहते हैं आप चूकने वाले नहीं है। इसलिए हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाओ। पहले उत्तरार्ध में 21 सूत्र के उत्तरार्ध में ये कहा। अगले सूत्र में कहते हैं 22वें 23वें में, यावत एतान निरीक्षे अहम योद्धुम कामान अवस्थितान कैमयाः स योद्धव्ययम् अस्मिन् रण समुद्यते योत इस्य मानान् अवेक्षे अहम ये एते अत्र समागताः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रिय चिकीर्षभः। इन दो सूत्र में कहते हैं कि हे अर्जुन से मतलब कहता है हे कृष्ण, हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाइए, जहाँ ले चलो, जहां पर मैं उपस्थित जो हैं युद्ध के अभिलाषा वाले जो हैं कौरव और पांडव दोनों को मैं क्या करूं, उनके दर्शन करूं। कहने के बाद क्या है, फिर कहते हैं कि कौन कौन से युद्ध करने के लिए आए हैं उनको मैं देखना चाहता हूं, ऐसा कहते हैं। इसलिए हे कृष्ण, हे अच्युत, मेरे रथ को सेना के मध्य में ले जाओ। फिर अर्जुन कहता है कि दृष्ट्वाम यम स्वजनम कृष्ण युयुत्सवम श्रम उपस्थितम सिद्धन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। जैसे ही 28वें सूत्र में आप प्रवेश करते हैं, जैसे ही 28 सूत्र आता है कि आप देखते हैं, कृष्ण ने कहा, कृष्ण ने काम कर दिया, रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में रख दिया। लेकिन 28वें सूत्र में अभी 26वें 23 सूत्र में कहा, उसके बाद संजय कुछ कहते हैं, उसके बाद फिर अर्जुन कहते हैं। अर्जुन क्या कहता है, अर्जुन कहता है कि दृष्टवा मैंने देखकर, इमम स्वजन, अपने स्वजनों को मैं देखकर क्या कर रहा हूं, हे कृष्ण ये स्वजन मेरे स्वजन हैं, लोग ये मेरे हैं, ये अपने हैं, इनको देखकर मेरा क्या हो गया है, मुख सम उपस्थ, उसके समीप, उनके सामने में उपस्थ होकर क्या हो गया, सिद्धंती मतलब होता है कांप रहा है, मम मने मेरा, गात्राणि मतलब शरीर के अंग जो, मुख मने मुख, च मने भी, परिशुष्यति मतलब सूख रहा है, मुख भी सूख रहा है और शरीर भी कांप रहा है। तो क्या हो गया, मतलब ऐसी क्या स्थिति आ गई कि अर्जुन का मुख और शरीर कांपने लगा, ऐसी स्थिति क्यों आई, क्या कारण रहा होगा, इस पर हमें विचार करना है। इससे पहले तो ठीक था, लेकिन इतना बात समझ में आती है कि अर्जुन जो है एकदम से मतलब इससे पहले ठीक था, लेकिन एकदम से जल्दी मतलब उसका शरीर साथ देना छोड़ देता है। ये कौन सी स्थिति में होता है, किस स्थिति में हमारा शरीर साथ देना छोड़ देता है, इस पर हम विचार करते हैं। इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा। तो हमने सूत्र से जिक्र इसलिए किया कि अर्जुन जो था सेनाओं के मध्य जब ले गए, इसको रथ को रखा, तो वहां पर उसने स्वजनों को देखा, तो वहां पर से उसे क्या आई, शरीर ने साथ देना छोड़ दिया। लेकिन शरीर तो अनुगामी होता है, इनकी मन वहां पर, मन की मनोचिकित्सा भी नहीं हुई है, चिकित्सा करने के लिए ही, उपचार करने के लिए ही आगे इतना आगे विस्तार होगा। दूसरा अध्याय होगा, तीसरा अध्याय होगा, चौथा अध्याय होगा, पांचवा अध्याय होगा, छठा अध्याय होगा, सातवां अध्याय। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी उपचार नहीं हो रहा है जी। फिर सातवां, फिर आठवां, फिर नौवां, अभी भी नहीं, अभी उपचार नहीं हो रहा है। फिर 10वां, फिर 11वां, फिर 12वां, फिर 13वां, फिर 14वां, फिर 15वां, फिर 16वां, फिर 17वां, फिर 18वां अध्याय तक पहुंच जाता है, 700 सूत्र तक पहुंच जाता है। अर्जुन तब जाके क्या है 18वें अध्याय में करीब करीब वहां पर पहुंच जाता है। मतलब
50-55 लास्ट 18वें अध्याय तक बात समझ में आती, तब उसको उपचारण समझ में आता है। इतनी बात होती है। जब हम किसी व्यक्ति को अपनी बात समझा रहे होते हैं, अगर वो समझा नहीं हो तो समझाने में कभी कभी अपनी बात इतनी बड़ी अपनी बातों समझाने में काफी वक्त लग जाता है और कभी कभी जल्दी समझ में आ जाती है। ये समझ में आती है नहीं आती ये तो बात की बात है, लेकिन हम अपनी औपचारिकता को निभा देते हैं, बात हम कह देते हैं, उसकी समझ में आई नहीं आई कोई मतलब नहीं। लेकिन हमें वही बात अगर समझाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, अगर आप आमतौर पर जो गपशप करते हैं, बात करते हैं, वहां पर बात समझाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर थोड़ा और ज्यादा अपना अनुभव को साझा करना पड़े तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमें वहां पर कोई अपनी बात को समझाना है तो वहां पर हमें मनस तल पर समझना होता है। अर्जुन तब भी ये बात को समझ पाएगा, लेकिन अगर दुर्योधन से कहेंगे तो वो तब भी नहीं ये बात नहीं समझ पाएगा जी। तो मन है क्या, मनोविज्ञान है क्या, साइकोलॉजी है क्या, इसी को समझने के लिए हम आइए इसको समझने के लिए हम पाठ्यक्रम जो दिया है उसको समझिए। पाठ्यक्रम जो दिया है उसको लेते हैं, वहां से कुछ हमें संकेत लेने हैं, कुछ समय के लिए धारण करना है, रखना है, उसके बाद फिर इसको विदा कर देना है। साधन बनाएंगे, उसका फिर क्या करेंगे, विदा कर देंगे। कंठ स्थित नहीं करना है। तो यहाँ पर जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने मुख्य विषय यहाँ पर पहले अध्याय में पहले इसकी परिभाषा डेफिनेशन क्या है, मतलब मनोविज्ञान है क्या, उसकी परिभाषा क्या है। मतलब परिभाषा मतलब क्या होता है, उसको शब्दों जो शब्द है यानी कि वर्ण से मिलकर शब्द बनता है, अक्षर है जो वर्ण है उनसे क्या बनता है, शब्द बनता है। शब्दों के समूह को यानी कि वाक्य, यानी कि वाक्य में क्या कहेंगे इसको, अगर मनोविज्ञान तो क्या है, मन है, एक मौ क्या है, अक्षर है, नो भी क्या है, एक अक्षर है, एक वर्ण है, वो भी अक्षर है, ज्ञो भी अक्षर है, नो भी। लेकिन ये तो फिर एक शब्द बन गया, जोड़ा तो मनोविज्ञान क्या बन गया, शब्द बन गया। लेकिन इसको ये मनोविज्ञान को अगर शब्दों के समूह में अगर लाएं, ग्रुप में लाएं, तो क्या कहेंगे इसको, मनोविज्ञान क्या कहेंगे, उसी का नाम आता है परिभाषा। यहां परिभाषा मतलब भी समझो, भाषा मैंने तो हो गया लैंग्वेज, लेकिन परि माने क्या होता है, पर्यावरण आपने नाम सुना है, परि माने होता है चारों ओर, यानी कि जो भाषा मनोविज्ञान है इसके आगे जो उसका जो आगे जो शब्द जो है चारों ओर से शब्द, और एक शब्द है उसके आगे और शब्द हम क्या आएंगे, उसके आसपास जो शब्द और लाना है, यानी कि वो परिभाषा कहलाएगी, वो डेफिनेशन कहलाएगी। अब इसकी ये परिभाषा नहीं है, मनोविज्ञान एक शब्द है, दो शब्द से, मन और विज्ञान दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। मन और विज्ञान, माइंड और साइंस कि दोनों का योग यहां पर दिया, इसलिए मनोविज्ञान बोल दिया। दो शब्द के योग से मनोविज्ञान शब्द बना है और एक संयुक्त शब्द बन चुका है, मतलब दोनों से मिलकर बना मिश्रित शब्द है। अब इसको समूह में हमें लाना है, तो समूह में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसी को ही परिभाषा, उसी को ही विश्वविद्यालय पूछ रहा है आपसे, परिभाषा बताओ, इसकी डेफिनेशन बताओ। और दूसरा इसका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, और इसकी ब्रांच क्या है, शाखा क्या है, ये बताओ हमको। और इसके क्षेत्र जो फील्ड है, 5 फील्ड इसमें दिए हुए हैं। शाखा इसकी 2 हैं, पहली सिद्धांत के अंतर्गत 6 चरणों को समझने का प्रयास करेंगे। शाखा का पहली शाखा सिद्धांत, दूसरा व्यवहार के अंतर्गत 7 चरण इसमें दिए गए हैं। उसके बाद जो हम आप मुख्य जो बात करेंगे, इसके जो हम कह रहे हैं जो मनोविज्ञान है, अगर प्रश्न पूछा जाए मनोविज्ञान कब अस्तित्व में आया, तो ज्यादा समय नहीं हो रहे हैं, 141 वर्ष हो रहे हैं। अर्थात मित्र विल्हेम वंट जो हैं, उन्होंने 1879 में 1879 ईस्वी में मित्र जो है विल्हेम वंट ने मनोविज्ञान की स्थापना की। क्या उससे पहले मनोविज्ञान नहीं था? बिल्कुल था जी, उससे पहले था मनोविज्ञान। लेकिन जैसे हम विज्ञान को समझ रहे थे वैसे नहीं था। उस समय क्या था, मनोशास्त्र था, उस समय श्रीमद् भगवद गीता था, मनोविज्ञान तब भी था, बुद्ध भी तो मनोविज्ञान बता रहे हैं, उससे पहले मनोविज्ञान था। लेकिन एक थोड़ा विज्ञान के तल में लाना का प्रयास यहाँ पर विल्हेम वंट ने किया। लेकिन ये ख्याल रखना चाहिए, ये जो मनोविज्ञान है, आधुनिक मनोविज्ञान जो है, और प्राचीन जो श्रीमद् भगवद गीता का ना, ये मनोशास्त्र, ये भी मनोविज्ञान है। लेकिन इन दोनों के मनोविज्ञान में काफी अंतर होगा, ये ख्याल रखना चाहिए। अभी कहने का मतलब है जो मनोविज्ञान है ये क्या है, प्रकृति के, जैसे हमने कहा था कि विज्ञान
जो है वो विज्ञान के तल पर अगर बात करते हैं, विज्ञान कहता है कि जो पदार्थ है उसका अंतिम रूप क्या होगा, विद्युत होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा। जबकि ऋषि महर्षि कहते हैं कि क्या होगा, ध्वनि होगा। ऐसे ही यहाँ पर मनोविज्ञान में भी अंतर है। ये थोड़ा ऊपरी बात है, और अंतर में जब जाएंगे तो फिर यहाँ श्रीमद् भगवद गीता से गुजरना होगा। अंतस केंद्री को और मूल की ओर अगर जाएंगे तो फिर जाके आएगी श्रीमद् भगवद गीता। ये बात तो ऊपरी आवरण में फिर आता मनोविज्ञान आता है, फिर उसके अंदर में मन के बहुत हिस्से हैं, मन के 10 हिस्से हमने कहा है। तो मन का एक हिस्से की बात कर रहे हैं मनोविज्ञान में, लेकिन शेष अचेतन मन के जो 9 हिस्से हैं वो वहां पर श्रीमद् भगवद गीता में ब्रह्म के केंद्र को जो जाएंगे वहां पर होता है। और उससे मनोविज्ञान से बाहर क्या होता है, चिकित्सा जो हम करते हैं, जो शरीर में हम रोग होते हैं, एक तो रोग होता है मन में, एक होता है शरीर में कष्ट, यानी कि एक कष्ट होता है, एक दुख होता है। यानी कि दुख का निवारण करने के लिए मनोविज्ञान का करना पड़ेगा, मनोवैज्ञानिक के पास जाना पड़ेगा। तो अगर मन का उपचार करना है, मन का अगर थेरेपी, अगर हमें ट्रीटमेंट अगर हमें करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, मनोवैज्ञानिक के पास हमें जाना पड़ेगा। अगर हमें कष्ट हुआ है, कहीं पर चोट आ चुकी है, कहीं पर हम लग गई, तो वहां पर अगर हमें पट्टी करना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, अस्पताल में जाना पड़ेगा, चिकित्सालय में जाना पड़ेगा। वहां डॉक्टर्स का मरहम पट्टी लगा देगा, बस ठीक हो जाएगा। वो कष्ट है। लेकिन दुख के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, मनोविज्ञान के पास जाना पड़ेगा। ये बात है। तो ये अंतर। और ज्यादा और मन में जब बहुत ज्यादा अगर रोग हो रहा है तो फिर आगे जाना पड़ेगा, फिर आगे गुरु के पास, फिर सदगुरु के पास, फिर और अंतर में जाना पड़ेगा, अपने पास जाना पड़ेगा जी, फिर ध्यान प्रेम वहां जाना पड़ेगा। तो ये अंतर जगत की बातें हैं, केंद्र की ओर बातें हैं, वो बाद में। लेकिन पहले ऊपर ही जो वैज्ञानिक तल, प्रकृति के तल पर है, पहले वो बात तो समझ में आए, हमें उसको समझते हैं। तो आइए क्या कहते हैं समझिए। तो ये पुस्तक रहा है, इसमें दिया है, प्रार्थना के भाव पूर्ण इसको हम धारण करें, यहाँ से कुछ संकेत लेने का प्रयास करें। तो पहले हमें क्या करना है, जो भी हमें दिया है इसको एक भावपूर्ण, हृदयपूर्ण हमें क्या करना है, इसको पहले परिणाम हमें करना होता है। कोई भी पुस्तक हो, एक हृदयपूर्ण हमें होना है, उससे जुड़ना है। तो इसमें कुछ जानकारी दी होगी, किसी मित्र के द्वारा इसमें कुछ जानकारी लिखी होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, सूचना होगी, सिग्नल होगा, हिंट होगा। उस हिंट को हमें समझना है। उसको समझने के लिए हमारा मन और उनके मन से मिलना होगा। तो इसलिए इसका यहाँ पर एक भावपूर्ण, किसी पशु ने इस किताब को नहीं लिखा है, किसी मित्र ने, किसी इंसान ने इस किताब को लिखा है। इसलिए हमें क्या करना है, उनका जो मन का स्तर है और हमारा मन का स्तर है, उनको हमें समझने का, उनकी कुछ बातें समझनी है इस पुस्तक के माध्यम से। इस पुस्तक के माध्यम है किसी को अपनी बात को समझाने के माध्यम, मीडियम हो सकते हैं। किसी को हम, अब जैसे यूट्यूब एक माध्यम है, यूट्यूब जो चैनल हम बता रहे हैं, बीजेपी स्वाध्याय यूट्यूब दारी भी क्या एक माध्यम है। थोड़ा क्या है, प्रौद्योगिकी के हिसाब से हम बात करें, यहाँ पर हम किताब के माध्यम से नहीं समझा रहे हैं, थोड़ा आधुनिक है। लेकिन इससे पहले क्या करते, जब ये यूट्यूब नहीं था, टेक्नोलॉजी का इतना आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय भी आदमी कुछ करते थे, अपनी बात को साझा कर रहे थे, कुछ बताया साझा कर रहे थे। तो वहां पर कुछ और माध्यम था, इनकी किताब पुस्तक के माध्यम से उसमें दर्ज कर देते थे, लिख देते थे, जैसे यहाँ पर लिखा है मित्रों ने। तो अपनी बातों को जो हमने अनुभव किया उसको साझा करने के लिए माध्यम, मीडियम हो सकते हैं। एक माध्यम यूट्यूब जो है, यूट्यूब चैनल, ये एक माध्यम हो सकता है आधुनिक समय में, और एक किताब का माध्यम हो सकता है। जैसे प्रेम में होता है कि आपने कभी देखा होगा, चिट्ठी हम भेजते हैं, तो पहले ये नहीं था, तो पहले चिट्ठी भेजते थे आदमी। अब तो फोन से बातें हो जाती हैं आराम से, फोन हमारा टेक्नोलॉजी आ गई तो फोन में बात कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, फिर आगे आ ही रहा है तो टेक्नोलॉजी का उपयोग हम कर लेते हैं। लेकिन हमें ख्याल ये भी करना है कि किस समय में कोई एक ऐसी स्थिति भी रही होगी जहां जिस समय ये चीज नहीं थी, तो उस स्थिति में लोग आदमी क्या करते थे, उस पर भी हमें विचार करना है। और जो वैसी स्थिति रही तो फिर उस स्थिति को फिर यहाँ पर अभी ये है, फिर आगे स्थिति कैसी आएगी उस पर हमें विचार करना होता है। तीनों स्थिति पर हमें क्या करना है, विचार करना होता है। पहले की परिस्थिति ऐसी थी, अच्छा ऐसी स्थिति में लोग कैसे जी रहे थे, वो स्थिति को हमें देखना है। और अभी की स्थिति ये है तो इस स्थिति में लोग कैसे जी रहे हैं, और आगे फिर कौन सी स्थिति आएगा उस समय लोग कैसे जिएंगे, इस पर हमें विचार करना है। तो भावपूर्ण परिणाम करें, क्योंकि हृदय में कुछ बातें मस्तिष्क तल पर होती हैं, कुछ हमारी बातें मस्तिष्क तल पर ही हमें समझ जाती हैं, कुछ बातें मस्तिष्क की सीमा होती है। हमारे ब्रेन की भी क्या है, सीमा है, लिमिटेशन है। वहां पर बात समझ नहीं आती, तो वहां पर हमें हृदय पूर्ण हो जाना पड़ता है, और हृदय की भी सीमा हो जाती है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, नाभि स्थित हो जाना पड़ता है, केवल हो जाना होता है। तो मूल स्थिति वही है। अभी हम केवल मस्तिष्क के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, और उसको ले जाएंगे हृदय के तल पर, उसको ले जाएंगे नाभि के तल पर, धीरे धीरे।
ये रहा मनोविज्ञान की परिभाषा, लक्ष्य, उद्देश्य, शाखा। प्रस्तावना, उद्देश्य, मनोविज्ञान की परिभाषा, मनोविज्ञान का लक्ष्य, मनोविज्ञान का क्षेत्र, मनोविज्ञान की शाखाएं, सैद्धांतिक मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान, सारांश, शब्दावली, स्व मूल्यांकन हेतु प्रश्न दिए हैं, संदर्भ ग्रंथ सूची, निबंधात्मक प्रश्न। ये उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने पहले पाठ्यक्रम में पाठ में जो प्रवेश करने से पहले एक रूपरेखा तैयार की है। उस पर हमें क्या पढ़ेंगे, आज इस किताब के अंदर क्या पढ़ेंगे उसका पहले यहाँ पर रूपरेखा तैयार कर दी है। पहले में प्रस्तावना, दूसरे में उद्देश्य, तीसरे में मनोविज्ञान की परिभाषा, डेफिनेशन, फिर लक्ष्य, गोल मनोविज्ञान का, फिर क्षेत्र, इसका फील्ड मनोविज्ञान का, फिर शाखाएं, ब्रांच के बारे में, फिर सैद्धांतिक मनोविज्ञान और व्यवहारिक शाखा जो ब्रांच हैं, 2 शाखाएं इसकी दी हुई हैं। सैद्धांतिक में क्या है, सैद्धांतिक में 6 चरण दिए हुए हैं। 6 चरणों में सैद्धांतिक मनोविज्ञान को हम समझने का प्रयास करेंगे। सैद्धांतिक जो है सिद्धांत से बना हुआ है, थ्योरी से बना हुआ है। और फिर व्यवहार जो होता है, व्यवहार में जो हमारे आचरण में जो हमारा बिहेवियर है उसके हिसाब से, उसके तौर पर उसके अंदर हम 7 चरणों को समझेंगे। ये दिया हुआ है। सारांश, शब्दावली, स्व मूल्यांकन तो कुछ प्रश्न दिए होंगे, संदर्भ ग्रंथ सूची, मतलब इसको और इस विषय को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ अन्य किताबें बताएंगे। उन किताबों में देखेंगे तो और अपने इस विषय को और अच्छा मजबूत आप बना सकते हैं। उसका कुछ प्रश्न पूछे गए होंगे, बड़े प्रश्न पूछे गए होंगे, उसको देखिए। मनोविज्ञान नवीन विषय है लेकिन इससे पहले भी है, यह हमें ख्याल रखना चाहिए। 141 आज से 141 वर्ष पहले है ऐसा नहीं, इससे पहले मनोविज्ञान था। दर्शन, आपने एक शब्द नाम सुना हुआ, फिलोसफी आपने नाम सुना है, वहां पर था। फिलोसफी का एक हिस्सा मनोविज्ञान होता है, ये हम कह सकते हैं। तो यहां पर इसका उद्देश्य यहां पर दिया है, प्रस्तावना बता दिया है। दूसरा यहां पर उद्देश्य दिया है। तीसरा यहां पर परिभाषा दी है। परिभाषा बताते हैं, कहते हैं कि परिभाषा इसके बताते हैं कि 1879 में जर्मनी के एक विद्वान जो है, मित्र का नाम है विल्हेम वुंट ने एक लिपजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। यही प्रयोगशाला मनोविज्ञान की जन्म स्थली कहा जाता है। और जनक जो है वो कौन है मनोविज्ञान के, वह है विल्हेम वुंट। अब हम कह रहे हैं कि जो विल्हेम वुंट है, क्या इससे पहले मनोविज्ञान नहीं था? इससे पहले भी मनोविज्ञान था, वो दर्शन शास्त्र में, फिलोसफी में मौजूद था। उसको अलग करके, उसको वो बात को, पूरी बात दर्शन में समझ में नहीं आ रही थी, उसको थोड़ा सा अलग कर दिया ताकि उसको समझने में आसानी रहे करके। जैसे विज्ञान है, विज्ञान को हमने मुख्य 3 भागों में बांट दिया, मुख्य 3 भागों में, भौतिक, रसायन और जीव, ताकि इसको विज्ञान को समझ पाए। मुख्य 3 भागों में हमने बांट दिया। ऐसे हमने क्या करा, दर्शन के भी हमने भाग किए, उसको भी हमने क्या करा, उसका अलग भाग बना लिया, मनोविज्ञान। प्रसिद्ध दार्शनिक, अब हम उसमें दार्शन मतलब जो दर्शन को बारे में, जो फिलोसफी के बारे में बताने वाले व्यक्ति थे, मित्र का नाम पहले आता है, प्लेटो उसमें आता है, अरस्तु उसमें आता है। ये विज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की झलक इनसे मिलती है। इनने भी दर्शन में बताया था तो वहां पर भी मनोविज्ञान बता रहे थे। अब यहाँ पर क्योंकि मूलतः विज्ञान की बातें कर रहे हैं तो यहाँ पर बुद्ध महावीर का जिक्र नहीं आता, लेकिन जिक्र करना अनिवार्य हो जाता है कि उनने भी जो बात बताई है, उनने भी क्या बताया है, वो भी दर्शन के बारे में बता रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं। तो देख पाओ भाई, जो है जैसे वस्तु में वैसे देखो। प्रत्येक व्यक्ति का देखना भिन्न भिन्न होता है, लेकिन जो वास्तविक है उसी को ही देखना, इसका झलक। तो यहाँ पर प्लेटो कहता है कि मन का तादात्म्य स्थापित किया। मन का, प्लेटो ने विचारों के साथ मन का क्या करा, तादात्म्य स्थापित किया। विचारों की व्याख्या करते हुए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विचार अभौतिक होते हैं, भौतिक शरीर से अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व है। प्लेटो कहते हैं कि शरीर और मन का समानांतर अस्तित्व है, ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। यानी कि जो मन है और जो भौतिक शरीर है, शरीर तो शरीर के अंदर का तो सब आ चुका है, लेकिन मन और शरीर के अंदर कहते ही मन भी आ चुका है। शरीर का वह हिस्सा जो भौतिक है, भौतिक शरीर और मन शरीर का समानांतर अस्तित्व होता है, दोनों एक दूसरे से कहते हैं अलग अलग हैं, ऐसा प्लेटो कहते हैं। अरस्तु कहते हैं कि शरीर और विचारों के संबंध में प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि इस विचारों का शरीर से अलग कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, बल्कि विचार शरीर के ही कार्य मात्र हैं, ऐसे अरस्तु कहते हैं। अरस्तु कहते हैं कि विचार की उत्पत्ति प्राणी पर वातावरण के प्रभाव के फलस्वरूप होती है।
वातावरण में उपस्थित उत्तेजनाएं ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करती हैं और यह प्रभाव मनुष्य के हृदय तक पहुंचकर विचारों की सृष्टि करती है। यानी हृदय पर पड़े हुए प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही विचार उत्पन्न होता है, ऐसा अरस्तु कहते हैं। तो जो यूनानी दार्शनिक है वो कहते हैं कि 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में फ्रांसीसी दार्शनिक डेकार्टे कहते हैं कि प्राणी की अनुभूति और उसका व्यवहार यानी कि फीलिंग और व्यवहार बिहेवियर की व्याख्या स्नायुमंडल ज्ञानेंद्रियों और मांसपेशियों की क्रिया के आधार पर उन्होंने कहा। प्राणी एक ऐसी जटिल जटिल यंत्र रचना है जो प्रकाश आदि बाह्य भौतिक उत्तेजनाओं से ही क्रियाशील हो उठता है। उनमें क्रियाशीलता लाने के लिए अभौतिक पदार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। डेकार्ट ने कहा कि स्नायुमंडल के आधार पर अनुभूति और व्यवहार फीलिंग और बिहेवियर की व्याख्या करते हुए मनुष्य में आत्मा के अस्तित्व को उन्होंने स्वीकार किया। कुल मिलाकर डेकार्टे कहते हैं कि मन और शरीर को एक दूसरे से उन्होंने अलग भिन्न माना है, परंतु यह बताया है कि इन दोनों में क्या है, पारस्परिक प्रभाव मस्तिष्क के एक खास बिंदु पर पड़ता है जिसको हम पीनियल ग्रंथि कहते हैं। जोड़ तो होता ही है, उस जोड़ का नाम, उस ग्रंथि का नाम उन्होंने पीनियल ग्रंथि कहा। अब यहाँ पर ब्रिटिश के दार्शनिक लॉन्ग कहते हैं, वो कहते हैं कि उनने थोड़ा मन और शरीर के बारे में कुछ संबंध स्थापित किया। वो कहते हैं मन बाह्य वस्तुओं से विचार ग्रहण करता है। लॉन्ग कहते हैं मित्र लॉन्ग कहते हैं कि जन्म के समय बच्चे का मस्तिष्क एक सादे कागज के समान होता है। जो मस्तिष्क है वो क्या है, एक सादे कागज के समान होता है। सभी प्रकार के ज्ञान विचार साचर्य द्वारा प्राप्त होते हैं। बाद में अर्जन करना पड़ता है उसको, क्रिया द्वारा, विचार का है वो साचर्य द्वारा उसको प्राप्त होते हैं। कर्म करेगा उसको अनुभव मिलेगा। तो जब उसका जन्म हुआ था उसमें सादे कागज के समान वो था। तो वुंट जो कहते हैं उससे पहले इसको हम जो वुंट जो मनोविज्ञान हम कह रहे हैं कि आज से 141 वर्ष पहले जो आज से 141 वर्ष पूर्व जो मनोविज्ञान का अस्तित्व जिसने रखा, जो विल्हेम वुंट ने, उससे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहते थे। सोल मतलब आत्मा का साइंस। कभी कभी इसको माइंड का भी हम साइंस कहते थे, मन का भी विज्ञान कहते थे। विल्हेम वुंट अर्थात 141 वर्ष पूर्व ऐसी बात करते थे। आज से तो ये है उसमें इनकी जब विल्हेम वुंट था, विल्हेम वुंट जो है वो आज से 141 वर्ष पहले आए थे, उन्होंने रखा था। लेकिन 141 से पहले मतलब 142 की 43 जो आगे जो साल हैं उससे पहले आत्मा का विज्ञान, कभी कोई मन का विज्ञान कहते थे। लेकिन जब वुंट ने कहा, वुंट ने एक स्वतंत्र रूप में इनको विज्ञान के रूप में स्थापित करा, उन्हें प्रयोगशाला, उन्हें प्रैक्टिकल के आधार पर करा। तो वुंट कहते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, एक स्वतंत्र प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है जिसमें तात्कालिक अनुभूतियों का अध्ययन किया जाता है। तो वुंट कहते हैं कि मनोविज्ञान को परिभाषा करते हैं, विल्हेम वुंट कहते हैं परिभाषा बताते हैं, इसकी डेफिनेशन कहते हैं कि मनोविज्ञान की परिभाषा यानी कि शब्दों के समूह में लाते हैं। वो शब्दों के समूह में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मनोविज्ञान चेतन अनुभूति का विज्ञान है। एक ये परिभाषा है विल्हेम वुंट के हिसाब से कि मनोविज्ञान क्या है, चेतन कॉन्शियसनेस फीलिंग का क्या है, साइंस है, विज्ञान है मनोविज्ञान। कॉन्शियसनेस अनुभूति फीलिंग और विज्ञान, परिभाषा क्या बनेगी, वुंट कहते हैं कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी कॉन्शियसनेस अनुभूति फीलिंग का विज्ञान है, चेतन अनुभूति का। जब हम चेतन तो सभी है, लेकिन चेतन की अनुभूति, उसने फीलिंग क्या करी, उसका जो विज्ञान, उसकी जो प्रमाणिकता, विज्ञान मतलब प्रमाणिकता, तथ्यगत ऑथेंटिक प्रमाणिक। तो वो चेतन की जो चेतन जो था, उस चेतन में जो हमें चेतना जो है उसमें जो हमने अनुभव जो हमने किया, चेतन में जो अनुभव हमने करा, वो जो विज्ञान है, वो जो आप चेतन में हमने अनुभव किया, कोई ऐसा अनुभव हो सकता है जो सभी को नहीं हुआ हो, या सभी के तल पर, विज्ञान के तल पर मतलब क्या हो, सभी को ऐसा अनुभव होना चाहिए, सभी की ऐसी फीलिंग होनी चाहिए। कहने का मतलब है आप चेतन मतलब जैसे आप सुबह उठे थे, उठने के बाद आपने चाय पीते हैं, तो चाय पीते से चाय क्या होता है, मीठी होती है। सभी को जब सभी लोग पियेंगे, समूह में सब पियेंगे, सभी को क्या होना चाहिए, मीठा स्वाद उसका होना चाहिए।
ऐसा सभी को हो रहा है तो वो क्या है, विज्ञान कहलाए। अगर किसी को कड़वा हो रहा है, किसी को वो हो रहा है, तो फिर वो वैज्ञानिक नहीं कहलाएगा। तो वैज्ञानिक मतलब समूह में सभी लोग उसको प्रैक्टिकल अगर प्रयोगात्मक करें तो सभी का अनुभव एक आना चाहिए, सम्मत होना चाहिए। शास्त्र का मतलब ये होता है सम्मत जो हो। कृष्ण बार बार जिक्र शास्त्र कहते हैं, शास्त्र का मतलब ही होता है सम्मत जो हो। विज्ञान का मतलब भी वही होता है जो प्रमाणिकता हो, जो सभी की समूह में क्या हो, एक जैसा उसमें अनुभव आए, अनुभूति आई। तो चेतन की अनुभूति का क्या है, विज्ञान, यानी कि जो प्रमाणिकता, ऐसी बात जो चेतन में जो हमें अनुभव आया है उसकी जो उसमें जो यथार्थता है उसका विज्ञान, ऐसा वुंट कहते हैं इसकी परिभाषा। और वुंट का जो विल्हेम वुंट है, इसका समर्थन क्या है, विलियम जेम्स भी करते हैं। वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक कह रहे हो, ऐसा ही होता है इसमें। तो वो कहता है, वो विलियम जेम्स कहते हैं कि चेतना की विभिन्न अवस्था का वर्णन करते हैं और व्याख्या भी करते हैं। उन्होंने कहा कि क्या है, चेतन अनुभूति यानी कि कॉन्शियसनेस फीलिंग का क्या है विज्ञान है, वो ही कहलाएगा मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान की परिभाषा विलियम वुंट ने कहा कि चेतन अनुभूति का विज्ञान, कॉन्शियसनेस फीलिंग ऑफ साइंस, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस फीलिंग। जो कॉन्शियसनेस हमारी फीलिंग हो रही है, जो चेतन में जो हम चेतन है उसमें जो अनुभव कर रहे हैं, जो चेतन जिस हमारी अवस्था है, चैतन्य मतलब सोए हुए नहीं, जिसमें हम जागे हुए हैं, और जागने हुए जो जागना, वो परम जागरण, उसमें क्या अनुभव होता है, तो वो भी अलग। फिर वहां पर उसके विज्ञान की, वहां पर मनोविज्ञान की परिभाषा अलग हो जाएगी। अब यहाँ पर जो विलियम वुंट कहते हैं कि चेतन अनुभूति का विज्ञान है, कॉन्शियसनेस फीलिंग ऑफ साइंस। अगर हम चेतन मतलब जिसमें सो के जाग जाते हैं उस समय, ये इस समय तो कौन सा मनोविज्ञान कहलाएगा, आधुनिक मनोविज्ञान कहलाएगा। लेकिन जिसमें कृष्ण जो अर्जुन को ख्याल दिला रहे हैं उस समय वो कह रहे हैं कि सो के उठा, उस मतलब रात को सोया था, अब उठ जा, और उठने के बाद फिर पुनः और उठना, तेरे को जो है परम जागरण जो करना है, उस समय जो अनुभूति होगी वो मनोविज्ञान, मनोशास्त्र, वो श्रीमद् भगवद गीता कहलाएगी। ये अंतर है मनोविज्ञान और श्रीमद् भगवद गीता। है दोनों, है तो मनोशास्त्र, है तो मनोविज्ञानी गीता की, लेकिन उसमें और इसमें दृष्टि में काफी अंतर हो जाता है। तो विलियम वुंट कहता है कि चेतन अनुभूति का विज्ञान, जो कॉन्शियसनेस जो जिसमें उठे हुए हैं, मतलब जागे हुए हैं, चेतन हैं, उसमें जो हम अनुभव कर रहे हैं, जो हम अनुभूति फीलिंग हम जो कर रहे हैं, वो उसका जो सभी लोग का जो अनुभव करेंगे, सभी का अगर उसमें फिर सभी के अनुभव क्या समान होनी चाहिए, तो वो विज्ञान कहलाएगा, वो मनोविज्ञान कहलाएगा। सभी का मतलब सभी का अनुभव क्या, अनुभूति सेम होनी चाहिए, समान होना चाहिए, सम्मत होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, वो मनोविज्ञान कहलाएगा। लेकिन अब एक चेतन में, चेतन की स्थिरता पर, मतलब चेतन की जो स्थिरता, जो उसका लेवल है, जो उसकी दर है, उसके दर के हिसाब से भी परिभाषा अलग हो जाएगी। अगर कम दर रहेगी तो वो मनोविज्ञान बन जाएगा, जो आधुनिक मनोविज्ञान, मॉडर्न साइकोलॉजी बन जाएगा, और चेतन दर ज्यादा होगी तो फिर मनोविज्ञान व मनोशास्त्र, श्रीमद् भगवद गीता बन जाएगा। तो इस दर के, इनकी चेतना के स्तर पर भी बात होती है। तो विलियम वुंट तो ये कहते हैं, इसका समर्थन विलियम जेम्स भी करते हैं, विलियम जेम्स भी इसका समर्थन करते हैं कि सही बताया। और उनने कहा कि चेतना के, अब चेतना कहा, लेकिन चेतना के क्या है, विभिन्न अवस्थाएं होती है, स्टेट से होती हैं, विभिन्न स्टेट से होती है, उसका वर्णन करते हैं और व्याख्या भी करते हैं। कौन, मनोविज्ञान विलियम जेम्स करते हैं। विलियम जेम्स जो है वो विलियम वुंट का समर्थन करते हैं, उनका साथ देते हैं। उनने कहा, वो कहते हैं बिल्कुल उनको भी ऐसे अनुभव आता है, जब वो अनुभव करता है उनको भी ऐसा ही लगता है। वो कहते हैं कि हाँ, चेतन अवस्था में होती है, चेतन अवस्था में हम कुछ अनुभूति को फीलिंग हम करते हैं, और उसका जब फीलिंग कर रहे हैं तो उसका मैंने समूह मैंने देखा, जब मैं कर रहा था प्रयोगशाला करा तो मैंने वहां पर 10-20 लोगों को देखा, तो सभी की फीलिंग जो थी एक सम्मत हो रही थी, सभी का मत एक जैसा आ रहा था। तब जाके मेरे को भी क्या लगता है कि आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो, विलियम वुंट आप सही कह रहे हो। लेकिन आपने कहा था कि चेतना, कहा था चेतन अनुभूति, चेतन की अवस्था में जो अनुभूति हम जो कर रहे हैं और उसमें सभी का एक मत आ जा रहा है, तो वो मनोविज्ञान कहलाए, वो साइकोलॉजी कहलाए। लेकिन वो कहते हैं कि आपने बात तो कही, लेकिन चेतना की भी बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, तो वो फिर बताते हैं और उसको आगे और बात बताते हैं कि क्या होता है, चेतना की विभिन्न अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी अवस्था, हम कह रहे हैं चेतना की, चेतन की अवस्था हो सकती है, दर हो सकती है, कम होगी, 5 होगी, 10 होगी, 15 होगी, 20 होगी, वो इसकी दर है, उसकी अवस्था है, कितनी अवस्था है उसकी। तो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं उसका, और उसकी जो अवस्था, उसका अवस्था कौन कौन सी उनका वो जिक्र करते हैं, विलियम जेम्स करते हैं, उसका वर्णन करते हैं और व्याख्या भी करते हैं, इसकी विस्तार से भी बताते हैं कि ऐसा वर्णन तो कर रहा हूं, क्यों हो रहा है उसकी भी बात करते हैं। तो वुंट की परिभाषा क्या होती है, वुंट की जो परिभाषा, विलियम वुंट की परिभाषा संरचनावादी होती है। मनोविज्ञान, जो वुंट ने मनोविज्ञान को न सिर्फ चेतना का विज्ञान कहा है, वरन चेतन अनुभवों के विश्लेषण और मनोविज्ञान का मुख्य लक्ष्य माना है।
तो वंट की विविल वंट जो है उनने कहा कि चेतन अनुभूति, यानी कि जब हम कॉन्शियस होते हैं, मतलब जब सो के उठ जाते हैं, उस समय जो हम क्या करते हैं, उस अनुभूति जो हम कर रहे होते हैं, और सभी का एक मत होता है, सभी का एक ही जैसा अनुभव आता है। ऐसा जहां पर ऐसे कुछ विज्ञान में जो आएगा, ऐसा जो मत आएगा उसको मनोविज्ञान, ऐसा सबका जो सम्मत आएगा, ऐसे मत को, ऐसे सम्मत को, ऐसे विज्ञान को हम मनोविज्ञान कहते हैं। तो उसकी मुख्य बात है ना, क्या करते हैं मुख्य यहाँ पर, और उसका विलियम जेम्स भी क्या समर्थन करते हैं, वो कहते हैं बिल्कुल चेतन अनुभूति है, उसके बारे में बहुत सारे अवस्थाएं भी होते हैं, उसकी भी बात करते हैं, उसकी व्याख्या भी कर देते हैं। लेकिन विलियम वंट की कुछ बातें, तीन बातें यहाँ पर, तीन चार बातें आती हैं, उसको समझें। पहली बात की, वंट कहते हैं कि चेतन अनुभूति को मनोविज्ञान का विषय वस्तु माना, यहाँ पर कुछ सीमाएं रह जाती है, किसी किसी व्यक्ति की क्या है सीमाएं रह जाती हैं, उस पर आगे आगे समय के हिसाब से क्या है उसमें परिवर्तन होता है। वही यहाँ पर परिवर्तन हमको करने का प्रयास उन्होंने किया कि वंट की कुछ परिभाषा, जो विलियम वंट है, उन्होंने जो परिभाषा, जो डेफिनेशन मनोविज्ञान की दी है, परिभाषा जो दी है, परिभाषा हमने चारों ओर शब्दों में उसको, जो शब्द है उसके आगे जो शब्द जोड़े हैं, चारों ओर जोड़ा शब्द उसको, उनमें कुछ कमियां रह गई, कुछ कीमियां रह गई हैं, चार कीमियां रह गई हैं। पहली कीमी थी, वंट ने चेतन अनुभूति को मनोविज्ञान, चेतन अनुभूति को मनोविज्ञान की विषय वस्तु माना। उसका स्वरूप इतना चंचल है मन का, चेतन अनुभूति कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, तो हर समय वो बदल जाता है। फिर इसका वैज्ञानिक अध्ययन हम कैसे करेंगे? पहली कमी इस पर विचार करना था। दूसरी कमी, दूसरी की में जो दूसरी लिमिटेशन थी, चेतन अनुभूति के अध्ययन की विधि अंतः निरीक्षण बताई गई। उन्होंने कहा कि ये जो निरीक्षण वो अंतः है, अंतः से मतलब हमें करना होता है, बाहर में नहीं, अंतः निरीक्षण को बताई है। केवल सामान्य वयस्क जो मानव प्राणी, मतलब एक बड़े कोई जो व्यक्ति प्रियोनी व्यक्ति है वही इसको कर सकता है, सभी के लिए नहीं है। पशु पक्षी मतलब सामान्य व्यक्ति, बच्चे आदि इसको नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी लिमिटेशन ये बताई, अर्थात मनोविज्ञान के क्षेत्र में सीमित करने वाली बताई उन्हें। मनोविज्ञान क्या है, सीमित क्षेत्र में होती है, क्षेत्र को सीमित करने वाली उन्हें बताई। दूसरी इसकी लिमिटेशन सीमा रही उनकी। तीसरी, अचेतन और अचेतन मन की खोज से स्पष्ट हो गया, अचेतन और अचेतन मन की खोज से स्पष्ट हो गया कि मनोविज्ञान में केवल चेतना का अध्ययन ही काफी नहीं है, बल्कि अचेतन और अचेतन के अध्ययन को भी इसमें शामिल कर इसके क्षेत्र में विस्तार किया जा सकता है। लेकिन ये अचेतन के बारे में उन्हें चेतन कहा, लेकिन अचेतन के बारे में कुछ उन्होंने बात किया ही नहीं। तो ये अचेतन भी तो होता है मन, कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस दो चीजें होते हैं, तो अनकॉन्शियस के बारे में उन्हें बताया नहीं। तो तीसरी लिमिटेशन ये होगी। चौथी लिमिटेशन, चौथी सीमा जिसमें विकास करना होगा हमें, विलियम वंट के उसकी बात को आगे और उसमें कुछ उसमें क्या करना होगा, परिवर्तन करना होगा। तो चौथी ये बताई कि चेतन अनुभव के आत्मगत होने के कारण इसका अध्ययन सिर्फ अंतः निरीक्षण से ही संभव हो पाता है। बाह्य निरीक्षण के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा, तो इसलिए इनकी क्या है, चौथी लिमिटेशन ये रही जाती है। तो इन चार लिमिटेशन को क्या करना पड़ता है, उसमें परिवर्तन करना होता है, समय के आने बाद परिवर्तन करना। तो उसका वंट के विचारों, चौथी की विचार और की समतावादी दृष्टिकोण के विरुद्ध कई विचारधाराओं का क्या हुआ, जन्म हुआ। तो एक मित्र है, उनका नाम है जेबी वाटसन आते हैं। तो वाटसन कहते हैं, वाटसन को कहते हैं कि मनोविज्ञान ने चेतन अनुभूति की बात बता दी, उन्होंने अनकॉन्शियस अचेतन के बारे में कुछ बताया नहीं, और कहा कि ये समूह के रूप में क्या होता, इसके लिए यह अंतर्निरीक्षण विधि है, और चेतन और अचेतन मन के बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं, अंतर्निरीक्षण है, और क्या है, ये चेतन अनुभूति की बात की। तो कुल मिलाकर कुछ बातें, एक दो बातें थी। तो उसको यहाँ पर अब अगले वाटसन, जेबी वाटसन कहते हैं, उनको कुछ आगे से थोड़ा परिवर्तन करते हैं, संशोधन करते हैं। तो वाटसन कहते हैं कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु व्यवहार माना उनने थोड़ा परिवर्तन कर दिया। उन्होंने कहा जो अनुभूति, चेतन की अनुभूति का ही विज्ञान नहीं है, बल्कि चेतन जो अनुभूति हमने की, अनुभूति को फिर आचरण में भी तो लाना है, वो आचरण में जोड़ने का काम वाटसन करते हैं। जेबी वाटसन कहते हैं कि जो हम चेतन अनुभूति, जो हम अनुभूति कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ एक शब्द और जोड़ना है, उसको लाना है क्या, आचरण में हमें लाना होता है। तो आचरण में लाने की वो बात करते हैं वाटसन, जेबी वाटसन। तो वाटसन कहते हैं कि व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान, उनने ये कह दिया है। तो यहां से एक परिभाषा बन जाती है, वो कहते हैं कि व्यवहार, इसमें एक शब्द और क्या बोलते हैं, बिहेवियर जो हमारा है उसको और जोड़ देते हैं। विलियम वंट कहते हैं, उसका समर्थन जो है विलियम जेम्स उसका समर्थन करते हैं। वो कहते हैं बिल्कुल चेतन अनुभूति होती है, उसके बहुत सारे आयाम होते हैं, बहुत सारी अवस्थाएं होती है, उसका वर्णन करते हैं। समर्थन विलियम जेम्स करते हैं, लेकिन आगे समय आने का कुछ उसकी सीमाएं हो जाती हैं। विलियम वंट जो बताते हैं उसकी सीमा हो जाती है। वो कहते हैं कि आपने अचेतन के बारे में कुछ बताया नहीं, और ये तो अंतर्निरीक्षण विधि है। इन कुछ दो तीन बातों को समझकर उन्होंने क्या करा, फिर इसमें परिवर्तन किया। फिर उसके बाद अगले मित्र आए जेबी वाटसन ने कहा इसमें व्यवहार भी जोड़ना चाहिए जी। देखा चेतन अनुभूति का विज्ञान, उसमें कुछ परिभाषा में परिवर्तन करते हैं। तो परिवर्तन करने के बाद जो हमारे
वाटसन है वो क्या क्या कहते हैं, उनकी परिभाषा के, उनकी दृष्टि में मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है उसको समझते हैं। तो व्यक्ति समाज का विज्ञान करना अधिक उपयुक्त समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बता दिया कि व्यवहार का उनका क्या है, व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान के रूप में उन्हें दिया। अब व्यवहार को ही समझाने का कुछ बातें यहाँ पर करते हैं, पूरी बात उससे होती है। तो इसमें तो अगर परिभाषा जो हम कह रहे हैं चेतन अनुभूति का जो विज्ञान है उसमें परिवर्तन, परिभाषा में परिवर्तन आता है। मनोविज्ञान अनुभूति और व्यवहार दोनों का अध्ययन करता है, अनुभूति फीलिंग का भी और व्यवहार का भी, आचरण का भी। मनोविज्ञान अनुभूति और व्यवहार दोनों का अध्ययन कराता है। मनोविज्ञान अनुभूति और व्यवहार का अध्ययन वातावरण के साथ संयोजन की दृष्टि से कराता है। प्राणियों के व्यवहार और अनुभूति का अध्ययन सभी प्रकार के जीवित प्राणी, पशु पक्षी, मनुष्य अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मनोविज्ञान में पशु पक्षी मनुष्य दोनों का अध्ययन किया जाता है, ये हमें ख्याल रखना चाहिए। क्यों है, मन तो उनके पास भी है लेकिन उनकी दर्द क्या है, बहुत सीमित है। तो यहाँ पे से परिभाषा क्या रूपांतरण क्या हुआ, परिभाषा में हुआ कि मनोविज्ञान का समर्थन करते हुए बताया कि प्राणी और वातावरण के बीच संपूर्ण संयोजन से संबंधित अनुभूति और व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि व्यवहार और अनुभूतियों, अनुभूति तो पहले भी कहा, विलियम विंटर ने कहा था, विलियम जेम्स ने उसका समर्थन किया। उसके बाद वाटसन, जीबी वाटसन कहते हैं, वो कहते हैं व्यवहार को भी इसमें जोड़ना चाहिए। तो परिभाषा में थोड़ा परिवर्तन क्या आ जाएगा, परिभाषा में आएगा अनुभूति और व्यवहार, दो बातें और जोड़ दी जाएंगी, तो परिभाषा में ये परिवर्तन आ जाएगा। यही बात हमें परिभाषा का दिया गया है। तो परिभाषा क्या बनती है इसकी, परिभाषा की बनती है कि थोड़ा एक शब्द इसमें आता है कि वातावरण के अनुकूल भी कहते हैं। ये वातावरण के साथ संयोजन करने से भी यहां पर आता है, अगले मित्र कहते हैं। तो उसमें और थोड़ा उसमें परिवर्तन करते हैं, थोड़ा सा और उसमें क्या करते हैं, आगे संशोधन करते हैं परिभाषा में। वातावरण के साथ अभियोजन करने से है, इसका मतलब बताया कि वातावरण में होने वाले परिवर्तनों अनुरूप मनुष्य के व्यवहार और अनुभूति में परिवर्तन होता है। तो हमने पहले कहा कि अनुभूति में हम क्या करा, विलियम विंटर ने अनुभूति की फीलिंग के बारे में कहा कि हम चेतन अवस्था में जो हम फीलिंग करते हैं उसमें जो हमारा ऐसा जो विज्ञान है उसको मनोविज्ञान उन्होंने कहा। उसका फिर वाटसन, जीबी वाटसन कहते हैं कि नहीं, इसमें क्या है, कुछ व्यवहार भी होना चाहिए। लेकिन आगे जाके फिर इसमें थोड़ा परिवर्तन आता है, उन्होंने कहा नहीं, कुछ थोड़ा बहुत और भी होना चाहिए, वातावरण भी इसमें आना चाहिए। तो वातावरण के साथ जब वातावरण के साथ हम जोड़ते हैं, उसके साथ हमारा क्या होता है, हमारे व्यवहार में और हमारे अनुभूति में, हमारे फीलिंग में और हमारे बिहेवियर में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो ये तीन बातें इसमें जोड़ दी, तो परिभाषा इसकी बन गई। तो परिभाषा में क्या चीज आज परिभाषा में आ चुका है कि पहले अनुभूति थी, अनुभूति के साथ व्यवहार भी है, और व्यवहार और जो हमारे अनुभूति होती है वो किसके साथ होता है, वातावरण के अनुरूप होता है। वातावरण के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, अभियोजन होता है, उसके साथ क्या होता है, हमारे अनुभूति में और हमारे आचरण में क्या है, हमारे व्यवहार में क्या है, परिवर्तन होता है। ये परिभाषा की मनोविज्ञान की हो जाती है। तो क्या हुई परिभाषा हुई कि वातावरण के सदृश प्रकृतिशील होने की अवस्था के अंतर्गत हमारे व्यवहार और हमारे अनुभूति में होने वाले परिवर्तन को हम मनोविज्ञान कहते हैं, या उसके होने वाले परिवर्तन की जांच का नाम मनोविज्ञान है। को उपचार उसमें देख रहे हैं कि उसमें कुछ हम करवा नहीं कर पा रहे हैं। वातावरण प्रकृति जो है निरंतर परिवर्तन हो रहा है, वहां पर परिवर्तनशील है। प्रकृति का मतलब ही क्या होता है, परिवर्तन जहां पर हो। तो वहां पर जो हमारा जो और वातावरण के सदृश हो रहा है, एक एनवायरमेंट के कारण जो हमारा हो रहा है, जब हमारा वातावरण ऐसा हो जा रहा है, समझो कि ठंडा हो रहा था, ठंडा हमें ठंडा लगता है, हम कपड़े पहनते हैं। हम कपड़े क्यों पहनते हैं, जब हमें ठंडा, हमारा कुछ वातावरण हो रहा है ना, कुछ वातावरण अभियोजन हो रहा है, वहाँ पर कुछ हमें जुड़ रहे हैं, तो हमें ठंडा हो रहा है, तो कपड़े हम पहनते हैं, गर्मियों में कपड़े कम पहनते हैं। ये क्या मतलब है, तो वो एक चीज है। तो ऐसे ही कुछ हमारे अंतर, हमारे मन के तल पर भी क्या होता है कि हम वातावरण के सदस्य हमारे कुछ हमारे व्यवहार में कुछ अनुभव और हमारे अनुभूति में कुछ हमारा क्या होता है, परिवर्तन होता है। उसका निरीक्षण करना ही क्या है, मनोविज्ञान है। उसका निरीक्षण करना, उसका एनालिसिस करना, उसका विश्लेषण करना, वही उसको भी परखना, वो क्या है, मनोविज्ञान कहलाता है। तो यहीं पर क्या बात में आ जाती है पूर्ण। तो यहीं पर क्या है, मनोविज्ञान की ये परिभाषा आती है। परिभाषा में तीन बातें हमें ख्याल रखनी। पहली होती है अनुभूति, विलियम मुंडे कहते हैं अनुभूति के बारे में, वाटसन कहते हैं व्यवहार भी है, और उसके बाद आगे आगे जाके कहते हैं कि कुछ नहीं, ये जो हमारी फीलिंग जो हमारी हो रही है, और जो हमारा ये फीलिंग और जो हमारा जो व्यवहार है, उसके साथ हमारे एक वातावरण के साथ हम क्या करते हैं, हमारे वातावरण के कारण हम कुछ हमारे अनुभूति और हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। वातावरण के सदस्य हमारे अनुभूति में, हमारे व्यवहार में होने वाले अध्ययन को
होने वाले परिवर्तन को हम मनोविज्ञान कहते हैं। ये बातें हमने कही। व्यवहार और अनुभूति। व्यवहार जो हमारा आचरण है, अनुभूति जो हमारा अंतस में जो हमारा है, व्यवहार और अनुभूति, उसके बाद हमारा क्या बनता है, अनुभव बनता है। तो अनुभव कहां से आएगा? अनुभव हमारे व्यवहार से, आचरण से और अनुभूति से, इन दोनों से। अनुभूति फीलिंग और व्यवहार बिहेवियर के योग से हमारा क्या बनता है, अनुभव बनता है। लेकिन अनुभव में हमारे क्या है, फिर अंतस में जो हमारा, जो आगे हम बता रहे हैं कि हमारे की चेतन की अवस्था में जो हमें समझ, जो हमें अंडरस्टैंडिंग आती है, उसके योग से हमारा क्या बनता है, फिर व्यक्तित्व बनता है, हमारी पर्सनालिटी बनती है। अगर हमारे पर्सनालिटी में अगर हमारी समझ नहीं है तो वो पर्सनालिटी नहीं कहलाएगी, वो व्यक्तित्व नहीं कहलाएगा। वो चरित्र कह सकते हैं, इसको हम कैरेक्टर तो कह सकते हैं, या उसको हम अनुभव तो कह सकते हैं, लेकिन वो उसको हम व्यक्तित्व नहीं कह सकते। हालांकि व्यक्तित्व कहला, उसका जीवन का भी व्यक्तित्व कहलाएगा, लेकिन उसकी व्यक्तिगत जो पर्सनालिटी, उसकी भी दर होगी। मतलब उसकी कितने उसके अंदर गुण थे, कितने दर तक, कौन कौन से विभाग में, कौन कौन से जो हमारे स्तर हैं, वहां तक हमारी चेतना गई, ये हमारा निर्भर करता है। तो लक्ष्य इसके क्या होता है, लक्ष्य के बारे में बात कर लेते हैं। लक्ष्य इसकी क्या है, चेतन अनुभूति का अध्ययन और विश्लेषण, पहला। दूसरा, चेतन के निर्णायक तत्वों का पता लगाना। तीसरा, निर्णायक तत्व संवेदन, भाव और बिंब को मिलाने के लिए साहचर्य की खोज। बल जो है, फोर्स यानी साहचर्य मतलब होता है बल। व्यवहार को समझने का। दूसरा, व्यवहार की भविष्यवाणी करने का। तो चेतन अनुभूति का अध्ययन, लक्ष्य क्या है, गोल क्या है? पहला गोल है चेतन अनुभूति का अध्ययन और विश्लेषण। कॉन्शियसनेस हमारी जो फीलिंग हो रही है उसका अध्ययन करना, स्टडी करना है, और विश्लेषण करना है, एनालाइज करना है। चेतना के निर्णायक तत्व का पता लगाना है। निर्णायक तत्व, जैसे निर्णायक तत्व हम कह रहे हैं तो उसमें अंदर संवेदना आती है, सेंसरी आती है, भाव आता है हमारा, और बिंब आता है। और साथ साथ व्यवहार को समझना, अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। व्यवहार को समझने के लिए हमें अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता होती है, और व्यवहार की भी भविष्यवाणी हमें करनी है। और कोई व्यक्ति ऐसा आचरण, ऐसा अगर उसका व्यवहार कर रहा है, अगर उसका ऐसा बिहेवियर कर रहा है, तो भविष्यवाणी हम कर सकते हैं कि आगे भविष्य में इसका ऐसा होगा, आगे भविष्य तक इतने स्तर तक जा पाएगा। अगर उसके आचरण को अच्छे हमें लगते हैं, उसके चाल ढाल अच्छा लगता है, तो उस चाल ढाल से ये बता सकते हैं कि इसका भविष्य में क्या होगा, उसकी हम गणना, उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो ये इसका क्या है, लक्ष्य है, गोल है। क्षेत्र, फील्ड के बारे में बात करते हैं तो फील्ड में इसके पहला फील्ड आता है मानव के सफल अभियान में सहायक होता है, बालकों के विकासात्मक पहलुओं के अध्ययन और मार्गदर्शन में सहायक होता है। दूसरा, तीसरा है शिक्षा, व्यापार, अपराध के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। चौथा है उद्योग धंधे में होता है। पांचवा, जीवन के अन्य क्षेत्र में भी होता है। 5 इसके क्या है, इसके क्षेत्र दिए हुए हैं, इसके फील्ड दिए हुए हैं। अगला आता है शाखा, ब्रांच। ब्रांच के आधार इसकी जो शाखाएं हैं, इसकी मुख्य 2 शाखाएं हैं, सैद्धांतिक और दूसरा व्यवहारिक। सैद्धांतिक अंदर हमने कहा 6 चरण है और व्यवहार के अंदर 7 चरण है। तो पहला चरण आता है सामान्य मनोविज्ञान। सामान्य के अंदर 3 मुख्य कार्य होते हैं। मानव व्यवहार को समझना होता है, मानव व्यवहार को नियंत्रण करना होता है, मानव व्यवहार की भविष्यवाणी करना होता है। ये सैद्धांतिक मनोविज्ञान के अंदर पहला जो भाग सामान्य मनोविज्ञान है, उसके 3 मुख्य कार्य होते हैं। उसके बाद शरीर क्रिया मनोविज्ञान, सैद्धांतिक मनोविज्ञान का दूसरा भाग है शरीर क्रिया मनोविज्ञान। तीसरा, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। चौथा, बाल मनोविज्ञान है, विकासात्मक मनोविज्ञान। पांचवा, पशु मनोविज्ञान होता है। छठा, समाज मनोविज्ञान। सातवां, असामान्य मनोविज्ञान होता है। ये क्या है, सैद्धांतिक मनोविज्ञान के क्या है 6 7 चरण होते हैं। तो यहाँ पर 6 हमने लिखा है, यहाँ पर क्या है 7 चरण होते हैं। तो सिद्धांत के भी 7 चरण है और व्यवहार के भी 7 चरण है। तो ये 7 कौन कौन से हैं? पहला सामान्य मनोविज्ञान, दूसरा शरीर क्रिया मनोविज्ञान, तीसरा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, चौथा बाल मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, पांचवा पशु मनोविज्ञान, छठा समाज मनोविज्ञान, सातवां असामान्य मनोविज्ञान। दूसरा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान शाखा, दूसरी शाखा है व्यवहारिक मनोविज्ञान के अंतर्गत। पहली शाखा शिक्षा मनोविज्ञान, दूसरा औद्योगिक मनोविज्ञान, तीसरा व्यवहारिक मनोविज्ञान, चौथा नैदानिक मनोविज्ञान, पांचवा चिकित्सा मनोविज्ञान, छठा अपराध संबंधी मनोविज्ञान होते हैं, और सातवां है कानून संबंधी मनोविज्ञान। तो जो हम शाखा जो ब्रांच बता रहे हैं, इसके 2 है। सिद्धांत के अंदर भी 7 चरण है और व्यवहार के अंदर भी 7 चरण होते हैं। ये हमें ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पर 6 न होकर के क्या है 7 चरण, ये थोड़ा हमें ख्याल रखना है। 6 न होकर के यहाँ पर क्या है 7 है। ये बातें समझनी है। कुछ प्रश्न सारांश यहाँ पर दिया गया है। ये हमें बताने का क्या है कि विलियम क्या है
89 में आज से 141 साल पूर्व क्या है मनोविज्ञान का के जनक जो है विल्हेम वुंट है, ये हमें ख्याल रखना है। मनोविज्ञान की परिभाषा बताते हैं कि मनोविज्ञान एक समर्थ विज्ञान है, वातावरण में प्राणी के संपूर्ण अभियोजन से संबंधित अनुभूति और व्यवहार का अध्ययन। मतलब क्या है कि हमारे जो वातावरण के अनुरूप हमारे अनुभूति में, हमारे आचरण में, हमारे अनुभूति और अंतस में जो हमारे परिवर्तन हो रहे हैं उसके आज जो अध्ययन करना है, उसमें क्या हमारा परिवर्तन हो रहा नहीं हो रहा है, उसकी जांच, उसकी परखना, उसका विश्लेषण करना, पूरा एक है मनोविज्ञान कहलाता है। तो मनोविज्ञान का अध्ययन विषय उत्तेजना प्राणी अनुक्रिया से संबंधित है। पहले उत्तेजना होती है, फिर प्राणी होता है, फिर अनुक्रिया करते हैं। तो उत्तेजना आती है, उसका प्राणी क्या करता है, प्राणी कुछ भी, प्राणी में क्या कुछ उत्तेजना आती है, उसका कुछ अनुक्रिया करता है, क्रिया करता है, ये चीज होती है। तो उसका लक्ष्य क्या है, समझना, इसका पूर्ववत में बात करना है, बताया गया है, ये इसकी क्या है मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान की परिभाषा अंतिम बात समझ लेते हैं। मनोविज्ञान है प्राणियों के व्यवहार अर्थात उसका जो बिहेवियर है, अनुभूति, उसकी फीलिंग का अध्ययन वातावरण के परिप्रेक्ष्य में, एनवायरमेंट के परिप्रेक्ष्य में। क्योंकि उसका जो वातावरण कैसा उसका एनवायरमेंट है, उसके हिसाब से उसका क्या होगा, उसका व्यवहार होगा, उसका आचरण बदलेगा, उसके हिसाब से फीलिंग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो ये हमें जांचना है कि उसका एनवायरमेंट कैसा होगा। उसका ऐसा एनवायरमेंट है तो अच्छा, वो कोई वैज्ञानिक जो बन पा रहा है, कोई वैज्ञानिक बनना है, वो कैसे उसके वातावरण से अनुरूप बनना होगा। उसको पहले जब जीवन होगा उसका कैसा एनवायरमेंट मिला, उसके हिसाब से उसका व्यवहार, उसके साथ फीलिंग, अनुभूति। और वैज्ञानिक बनना, किसी व्यक्ति को हमें वैज्ञानिक, अगर पूरा देश में वैज्ञानिक अगर मैं वैज्ञानिक को हमें जन्म देना है, बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक का हमें आवश्यकता है, तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा दूसरा वैज्ञानिक कैसे बना, कैसे उसका एनवायरमेंट, कैसे उसका रहा होगा। उसके लिए हमें इसके व्यवहार को और उसकी अनुभूति को वातावरण के सदस्य में देखना पड़ेगा। और उसी का ही अध्ययन, उसका ही जो हम निरीक्षण कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं, वो किसी में देखते हैं, मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में देख रहे होते हैं। चेतन अनुभूति हम कहते हैं कि विल्हेम वुंट कहते हैं चेतन अनुभूति। चेतन अनुभूति का मतलब होता है कि किसी उत्तेजना के संबंध में व्यक्ति की तात्कालिक अनुभूति का चेतन अनुभूति हम कहते हैं। संवेदना होगी, सेंसिटिव हो गया, भाव हो गया, बिंब हो गया, इनका योग क्या है, सब चेतन अनुभूति है। यानी कि सो के मोटे हैं वो सब चेतन अनुभूति। हम किसी कोई उत्तेजना हो रही है, उससे संबंधित कोई व्यक्ति की तात्कालिक अनुभूति की जो चेतना है उस दर है, उसकी बात करते हैं। तो यहीं पर क्या है बात समझ आती है। निम्नलिखित प्रश्न पूछे, मनोविज्ञान की परिभाषा पर प्रकाश डालते हुए उसकी सर्वोत्तम परिभाषा बताई। मनोविज्ञान के स्वरूप पर विषय पर वर्णन कीजिए, विषय और वस्तु पर वर्णन करें, मनोविज्ञान के लक्ष्य का उल्लेख करें, मनोविज्ञान की परिभाषा दो, डेफिनेशन दो, परिभाषा बताओ, उसके क्षेत्र की विवेचना करो। सैद्धांतिक मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाएं, जो सात शाखाएं हैं, चरण जो है उसको बताओ। व्यवहारिक मनोविज्ञान के अंदर आने वाली जो विभिन्न शाखाएं, वो भी 7 शाखाएं हैं, उस पर चर्चा करो, बताओ। तो यहीं पर क्या इकाई की पहली इकाई पूर्ण हो जाती है। कल की इकाई में समझने का प्रयास, कल और परसों को, कल की इकाई में दूसरी और तीसरी इकाई को लेंगे, 2 इकाई हम कल की पाठशाला में लेंगे। मानना नहीं है, जानना है, आनंद महोत्सव जीवन जीना है। मेरी बातों को इतने प्रेम पूर्वक शांति पूर्वक सुना, बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।